एक्चुअली दो भागों में बांटा। एक भाग तो यह है कि संसद ने क्या कार्रवाई की सूचना के तौर पे, भाई ये काम इन्होंने किए, उसको हमने केंद्र बिंदु में ये लिया कि ये काम किसके फायदे के लिए हुए। और दूसरा हमने एक टॉपिक लिया कि भाई गुजराती लॉबी का बोलबाला कैसे है, जिसमें डीपी सिंह जी साहब जुड़े हुए हैं। डीपी सिंह जी, आप इसको, मेरी बात को ध्यान से सुनना कि यूपी वर्सेस गुजरात को मैं पेश करूंगा। तो पहले तो मैं 5 मिनट ले लूं, मान साहब भी कहीं टूर में है, इसलिए आयकर वाले बिल को पहले लेने की कोशिश करेंगे। मानसून का ये सत्र हुआ, इसके अंदर करीब करीब 10 से 1 बिल पास हुए, 2-5 मिनट में पास हुए। और माइंडसेट ये रहा कि जिनकी अर्जेंसी थी, जिन लोगों के लिए थी, उनको पास करना था। तो एक तो समुद्र तट के संबंधित बिल थे, समुद्र के संबंधित बिल थे जो डायरेक्ट 7,500 किलोमीटर का समुद्र तट है, वो करीब करीब जो है अडानी जी को दिया हुआ है। और उस समुद्र तट के ऊपर एक तो कैरीज ऑफ गुड्स लदान के लिए बिल था, दूसरा बिल इनका था वो मर्चेंट एंड शिपिंग बिल था, तो जहाजों के आने जाने के जो प्राइवेट वाले हैं इनके ऊपर था। एक इंडियन पोर्ट बिल था। 3 बिल तो इन्होंने ये समुद्र के लिए निकाले। एक खनिज के लिए एमएमडीआर जो है, मिनरल माइनिंग, मिनरल जो है डेवलपमेंट के अंदर कुछ बदलाव करना होगा अडानी जी को। तो बिल तो क्या है कि हम जाकर के पढ़ें करें तब की बात है, क्यों 2-2 मिनट में पास हुए। लेकिन ये किसके लिए हुए, माइंडसेट यहाँ हम ले जा रहे हैं कि देखो खनिज का बिल पास हो गया, कैरीज ऑफ गुड्स हो गया। एक अमित शाह का बेटा जो क्रिकेट में है, तो 2 बिल उनके लिए हुए। स्पोर्ट्स को इन्होंने अपनी मुट्ठी में लिया पूरा का पूरा। जय विनेश वगैरह ये जब हुआ और हल्ला हुआ, तो अब इन्होंने एसोसिएशन की जो फ्रीडम थी उसको खत्म करके अपनी पूरी मुट्ठी चाबी अपने हाथ में लिया। डोपिंग के मामले में भी इंटरनेशनल लेबोरेटरीज है कई जगह, भारत में भी खोलने के लिए एक डोपिंग का बिल किया। तो क्रिकेट के ढांचे को विस्थापित करने जैसा जमा रहे, जब इनके वहां पे केंद्र के हाथ में चाबी रहेगी। और क्रिकेट एक ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर 2 नंबर का पैसा 1 नंबर में बड़े आराम से होता है, तो इस कारण से भी सोचा गया। तो 2 अमित शाह जी के लिए, एक खनिज का एक बिल आया जो विशेष बिल था, जो अपन लोगों के लिए था, वो था इसका। तो पहले इनकम टैक्स वाला, क्योंकि मान साहब बिजी भी हैं और इनकम टैक्स बिल को ले लूं, तो ये तो मैंने एक लाइन दी जो बाद में इनकम टैक्स वाले के बाद में डिस्कशन करेंगे कि यहाँ गुजरात की लोग, ये गुजरात की लोबी किस तरह से यूपी, माइंडसेट क्या है यहाँ हिमाचल, पंजाब, हरियाणा, यूपी, राजस्थान, गुजरात, एमपी, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, दिल्ली और चंडीगढ़, ये जो एरिया है इसके अंदर खेती होती है, किसानी होती है, और ये यहाँ पे ढांचा ये खड़ा है। तो इस माइंडसेट को हम करेंगे कि ये पूरा का पूरा धन जो है, जो जीएसटी के मार्फत इकट्ठा हो रहा, उस धन का डाइवर्जन, उस नदी को इन्होंने पूरा का पूरा गुजरात की मोड़ा, समुद्र तट को कुल्ले कब्जे किया, वायु का जो भी सिस्टम था, एयरपोर्ट वो कब्जे किया, इंटरनेशनल मार्केट से लिंकअप किया, ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह ये अपना एक सेटअप यहाँ ला करके इस तरह से किया। वोट चूंकि यूपी में ज्यादा है, इसलिए यूपी वालों को कुछ अलग धार्मिक और वो काम दिया इनको, तुम ये काम करो। अब पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, ये लोग कुछ खेती के पर्पज में पड़े हुए थे, तो इनको कुछ अलग तरह के कोऑपरेटिव वाले कंसेप्ट में डाल दिया, अगर दूध और ये। अब ये भारत की जो डाइवर्सिटी है, जो भी है, उसको अपने उस हिसाब से सोचेंगे कि ये टैकलिंग पावर गुजरात लोबी कर रही है, उसको कॉर्पोरेट कह सकते हैं, क्योंकि उन्होंने कॉर्पोरेट को गुजरात में ज्यादा कर दिया। लेकिन उनका माइंडसेट जो है उस माइंडसेट से है, उसको हम बाद में करेंगे। क्योंकि इनकम टैक्स का पूरा इनकम टैक्स का जो आज दिन भी मेरे को भेजा था, जुड़ गए हैं वीरेश जी, डॉक्यूमेंट जो है टाइम्स ऑफ इंडिया का, और रूपचंद जी भी हैं। तो मैंने इनकम टैक्स के बारे में कोई पकड़ नहीं है, इसलिए मैं आप दोनों के सुपुर्द करूंगा, वीरेश जी और
जो है मान साहब कि आप इसमें हमें ये बताने की कोशिश करें कि इसके अंदर इतना बदलाव करने की ऐसी क्या जरूरत पड़ी। जो लिखा हुआ वो तो ये है कि सरल करने के लिए, वो करने के लिए 1961 को पूरा मिटा करके करना, करने के बाद में 8 तारीख को बिल रखा, वापिस ले लेना, फिर वापिस 11 को रख देना और 13 को राज्यसभा से पास कर लेना। मतलब बिल नंबर 1 और बिल नंबर 2, बिल नंबर 1 को वापिस क्यों ले गई सीतारमन, पता ही नहीं क्या गड़बड़ जाला हुआ 2 ही मिनट में। ये सारे विपक्ष वाले उस दिन जेल में थे, वो इनको चुनाव आयोग के वहां जाना था तो इनको जेल में ठूंस करके ये बिल पास कर दिया गया। तो मान साहब अब आप अपनी बात को रखें, फिर वीरेश जी है वो अपनी बात को रखेंगे। मान साहब। नमस्कार साहब। ऐसा जैसे आपने बताया कि इस सत्र में, मानसून सत्र जब से शुरू हुआ है 1 महीने के लिए, अब ये लास्ट इस 5-6 दिन तो छुट्टी हो गई थी, तो उन्होंने 2-3 बिल सभी एकदम जल्दी से, यानी कांग्रेस वाले तो अपने वो एसआईआर के मुक्त में, चुनाव आयोग और उनके विपक्ष के लिए बाहर निकल गए और उन्होंने अपने बिना कोई विचार किए या डिस्कशन के ही एक-एक जल्दबाजी में पास कर दिए। जैसा आपने बताया खेल प्रशासन वाला बिल पास कर दिया, उसमें खासकर बीसीसीआई को जो अधिक पावर मिलेगा, केंद्रीकृत कर दिया उसमें, सेंट्रलाइज एक तरफ सब पावर उसके बढ़ गए। तो उसमें एक बात रही है कि जो खेल प्रशासन बिल है, उसमें आरटीआई का जो पहले होता था कोई चीज़ पूछ लो, उसका उन्होंने कुछ इसमें परिवर्तन करके मामूली सा कि आप आरटीआई के थ्रू भी उससे सभी चीज़ें नहीं पूछ सकते। दूसरा समुद्र से संबंधित बिल पास किए, वो भी पिछला बिल था 24 में एक बार इन्होंने पेश किया था, लेकिन उसमें मामूली से संशोधन करके पास कर दिया, उसमें भी कोई डिस्कशन नहीं हुआ। अब तीसरा मुख्य बिल जो इन्होंने आयकर का जो एक्ट बनाया है 2025, उसका मुख्य कारण कि अपना जो आयकर एक्ट था वो 1961 में बना था, यानी 63 साल पुराना जो एक्ट था एक, उसमें कई दिनों से गवर्नमेंट सोच रही थी कि क्या परिवर्तन किए जाए, इसको सिंप्लीफाइड करें कि इसमें इतनी धाराएं हैं, इतने बड़ा पेज है और इतने करेक्शंस आते रहते हैं, हर साल रूल चेंज होते रहते हैं इनकम टैक्स के। तो उन बदलती हुई परिस्थितियों को देखते हुए सरलीकरण करने के उद्देश्य से इन्होंने पिछली साल जो 13 फरवरी जो बिल वो सत्र था बजट सेशन, उसमें ये बिल पेश किया था प्रथम, इसमें संशोधन करेंगे, लेकिन वो फिर 31 संसदीय सदस्यों की सिलेक्ट कमेटी बनाई और उसमें रिकमेंडेशन के कि आप इसके सुझाव दो कि इसमें क्या सरलीकरण करें और क्या-क्या प्रावधान रखें। तो उस संबंध में उन्होंने रिपोर्ट पिछले जुलाई में दे दी थी, तो इसलिए इन्होंने पिछला तो विथड्रॉ कर लिया इसी 7 जुलाई को, इसी सत्र में, और नया बिल 2 नंबर दे के उसको लोकसभा में सोमवार को पारित कर उसी दिन पेश कर दिया और इसी तरह राज्यसभा में उन्होंने पारित करा लिया। तो इसमें मुख्य बातें क्या है या इन्होंने क्या संशोधन किए हैं, उसके बारे में थोड़ा-सा अपन विचार कर लेते हैं। तो खास इसका जो उद्देश्य था, वो तो ये था क्योंकि बहुत पुराना हो गया है, बहुत संशोधन हो गए हैं और रूल तो इनकम टैक्स जब भी बजट आता है, तो उसके प्रावधान बदलते रहते हैं। छूट की सीमा बदलती रहती है या इनके जो भी अपील करने के, रिफंड के जितने भी नियम कायदे हैं, हर साल कुछ न कुछ संशोधन होता रहता है। लेकिन एक्ट जो है, वो एक्ट तो परमानेंट रहता है। मेन तो एक्ट को इनको बदलना था कि वो समझ में नहीं आता लोगों के। अपील करते हैं तो कई बार रिफंड नहीं मिलता, अपील उसमें जाए, इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल में जाए, कुछ हाई कोर्ट में जाते थे, तो केस उलझ जाते थे, तो उसमें ऐसी उसकी भाषा कुछ चेंज की है और उसका जो बहुत बड़ा दायरा था, कुछ सेक्शंस इन्होंने धाराएँ 800 के करीब थी, उनको 500 कुछ कर दी, कम कर दी, शेड्यूल कम कर दिए। तो ये चीज़ें तो की हैं, मतलब भाषा को सरल करने की कोशिश की है। लेकिन जो फरवरी में बजट पास हुआ था और जो स्लैब वगैरह बनाए थे, इनकम टैक्स की रेट वगैरह थी, बल्कि 12 लाख तक टैक्स नहीं लगेगा। तो वो उनमें उन्होंने कोई चेंज नहीं किया। वो सेम वही रहेंगे, एक्ट नया बना दिया, उसकी धाराएँ कुछ चेंज हो गई, थोड़ी बहुत कम कर दी, भाषा भी सरल करने की कोशिश की है और कुछ इन्होंने जो मुख्य-मुख्य चेंजेज़ किए हैं इस एक्ट में, हालाँकि प्रभावी भी अगले साल से होगा, 1 अप्रैल 26 से इसका प्रभाव होगा। इस साल तो जो पुराने चल रहे हैं रूल रेगुलेशन, उन्हीं पे आधारित जो है अपने वो रिटर्न भर रही है और क्योंकि इस बार जो आईटीआर अपन भरते हैं, इंडिविजुअल पर्सनल इनकम टैक्स, जो नॉन ऑडिट होता है जिनका कंपनी से अलावा, उनकी पहले 15 जुलाई थी, 31 जुलाई और रहती है नॉर्मल जुलाई में, उसको 15 सितंबर कर दिया। तो उसका कार्ड तो ये रहा है कि कुछ फॉर्म्स होते हैं जो आईटीआर के 1, 2, 3, 4, 5 8-7 फॉर्म हैं, अलग-अलग, जैसे इंडिविजुअल अपन आईटीआर फर्स्ट भरते हैं या 2 भरते हैं, 2 नंबर,
हाउस रेंट का तो 2 नंबर भरेंगे, तो हाउसिंग सोसाइटीज हैं वो रिटर्न नंबर 5 भरते हैं, 5। तो इनका अलग-अलग जो फॉर्म्स थे वो कंप्लीट नहीं हुए थे, उनमें कुछ संशोधन करना था उनमें भी। उनका भी सरलीकरण करना था जिससे भरने में आसानी रहे। और इन्होंने ये जो पास करते समय ये कहा था कि अब आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी। इंडिविजुअल केसेस में पेंशनर्स हैं या सैलरीड पर्सन है, वो अपना इनकम टैक्स की साइट में जाओ और अपना डेटा उसमें भरो और वो अपने आप भर दो उसको। इनकम टैक्स जो पर्टिकुलर देके आपको टिक करते ही वो जीपीसी कंप्यूटराइज्ड है बंगलोर में ऑफिस का, उसमें पहुंच जाएगी और आपकी रिटर्न फाइल मानी जाएगी और रिफंड वगैरह यदि है तो रिफंड भी अपने आप आ जाएगी। तो इसका मुख्य जो थोड़े बहुत इसमें चेंज किए हैं, इसमें एक तो ये मुख्य किया है कि पहले रिटर्न की जैसे आईटीआर की फाइल की डेट 31 जुलाई थी पहले, तो 31 जुलाई को आपने यदि 1 अगस्त को फाइल की भूल गए भरना या किसी कारण से लेट हो गए जो है, तो उसमें आपको रिफंड नहीं मिलता था फिर, और पेनल्टी लगती थी 5,000 रुपये। वो पेनल्टी 5,000 तो अभी भी लगेगी, लेकिन आपको रिफंड मिल जाएगा। वो इन्होंने एक चेंज कर दिया है कि रिफंड आपको जो है बाद में भी ले सकते हो आप कभी भी, उसमें वो दिक्कत नहीं आएगी। पहले उन्होंने रिफंड का प्रोविज़न नहीं था। इसके अलावा उन्होंने कुछ चेंजेस किए हैं, जैसे हाउस रेंट के लिए मान लो किसी के 2 मकान हैं और एक मकान खाली कर रहा है, एक खाली पड़ा है और एक रहा है, तो उसमें नॉशनल रेंट पे वो इनकम मान के नॉशनल इनकम और उसके ऊपर आप पे टैक्स लगता है, इनकम टैक्स लगता था। और दूसरा आपके मान लो 4 लाख साल से ज़्यादा 4.20 हज़ार इनकम है रेंट से, तो उसपे 1% टीडीएस काट के आप रेंट वाला जैसे रेंट लेते हो, वो आपको काट के देगा, वो जमा करा देगा, 1% पहले ही कट जाएगा साथ-साथ। फिर उसमें 30% की वैसे मेंटेनेंस के लिए रिबेट मिलती है, वो पहले भी 30% थी, अब भी 30% मिलेगी। लेकिन उसको उन्होंने 6 लाख कर दिया है, 4-20 यदि आपकी इनकम 6 लाख तक है, तो उसमें 1% जो पहले एडवांस टीडीएस कटता है, वो नहीं कटेगा। 6 लाख से ऊपर है तो आपका एक टीडीएस पहले से ही वो इनकम में कटता रहेगा रेंट में, जो रेंट आ रहा है। और जो रेंट देता है वही काट के आपको मतलब दे देगा। इसके अलावा कुछ और सिंप्लीफाइड करने की कोशिश की है इन्होंने एचआरए के अलावा। दूसरा इन्होंने जो सैलरीड पर्सन के लिए जैसे 12 लाख तो अपने बजट में जो किए थे वही है, इसमें कोई फर्स्ट जो बढ़ाया इन्होंने स्लैब वगैरह परसेंटेज वगैरह, जैसे पहले 4 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगेगा आपको, जीरो टैक्स। फिर 4 से 8 लाख तक 5%, फिर 10%, फिर 15%, फिर मैं 20%। एक सवाल हाँ, हाँ, इंटरवेन कर सवाल रहा हूँ मान साहब हाँ, ना ज़रूर, आपको ज़रूर। हाँ, कि एग्रीकल्चर से संबंधित जैसे हाँ, एथोलिन बन रहा है, वीरेश हाँ, जी भी सुन रहे हैं, हाँ जी। जैसे एथोलिन बनेगा, गन्ना के लोग ये देंगे, हुँ, इनके गन्ने फैक्ट्रियों में जाएंगे माल, और इस तरह से कहीं ऐसा तो नहीं है कि ऐसे क्ल्यू, क्योंकि अभी और पढ़ेंगे सीरियसली क्योंकि अपने इतने एक्सपर्ट नहीं है, लेकिन मेरा इस हाँ, बात पे शंका ये है कि एग्रीकल्चर प्रोड्यूस जो हाँ, प्रोड्यूस मार्केट में बिकता हो, उसके यदि प्रोड्यूस आप किसी को दे रहे हो, एक खाने के लिए हो रहा है, एक ऐसा हो रहा हो, कहीं इसकी धाराओं में इट में बी, मैंने हाँ, पढ़ा नहीं है इसलिए मैं इसमें कोई क्लेम नहीं कर ना, रहा ना, हूं, लेकिन मुझे अग्री हाँ, शंका अलग तरह से होती है, तो इसके बारे में कहीं आपके जानकारी में आया हो या नहीं आया तो फिर स्टडी करके इस बिल को और कभी ले लेंगे, ऐसा कुछ हाँ, मैं लग रहा आपको हो, क्योंकि बट मुझे हाँ, एथलीन पे मुझे चिंता ज्यादा है। ना, इसमें क्योंकि पहले से ही जो 1961 का एक्ट था, उसमें एग्रीकल्चर जो इनकम होती है, वो पहले से टैक्स फ्री थी, कोई टैक्स नहीं लगता आप में, और इंडिविजुअल को भी नहीं नहीं, कहीं लेकिन इन्होंने उसकी परिभाषा फैक्ट्री बदल बनाओ, दी हो नहीं उसको एग्रीकल्चर फैक्ट्री की, भाई नहीं तो एथलीन बनाने प्रोडक्शन वाला का गन्ने को हम वो अलग तो ले रहे हैं, फैक्ट्री आ गई, इसको अलग ले रहे हैं, गुड़ बड़े तो को। फिर उसको कॉर्पोरेट के रूप में आ गया, वो तो फैक्ट्री होगी, इंडिविजुअल नहीं टैक्स लगेगा, उसपे वो कॉर्पोरेट वाला टैक्स वो स्लैब में आ जाएगा कि आप मैन्युफैक्चर कर रहे हो कोई, और उसकी क्या आपकी इनकम है, तो उसकी जैसे 5 टर्नओवर आपका 1 करोड़ का है, 10 करोड़ का है, उस हिसाब से स्लैब बने हुए हैं, उसपे टैक्स एग्रीकल्चर का नहीं, वो के लिए नहीं, मतलब एक तरह से फैक्ट्री जो आप लगाते हैं ना, कहीं अपनी इंडस्ट्री खोलते हैं एक तरह, तो जो कॉर्पोरेट टैक्स की नहीं, परिभाषा में आ जाए, एग्रीकल्चर गन्ना जब तक खेत में खड़ा एग्रीकल्चर का तब पार्ट तक है, उससे कुछ नहीं लगेगा, हाँ, गन्ना तब फैक्ट्री तक में उसपे गया टैक्स नहीं तो हो लगेगा। सकता है टैक्स उनको टच करता हो। ना वीरेश जी, गन्ने आपने का पढ़ा हो, किसान कोई ऐसी किसान बात के नहीं आपके लगेगा। ध्यान में आई हो तो? किसान किसान बेचने जाएगा, उसपे टैक्स नहीं लगेगा कोई भी गन्ना, क्योंकि वो उसका एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है। बाकी और मैं देख के आपको हाँ, भेज दूंगा। वीरेश जी, आप अब आपको माइक खोलिए, आपने टाइम्स ऑफ इंडिया का मुझे वो डॉक्यूमेंट भेजा है, आपने पढ़ा है या इसमें कुछ आपको लगा हो? कि मैं तो देखो शंका समाधान के लिए ये सेशन है अपना, और मुझे हर बार लगता है इस सरकार का कि कहीं न कहीं
लपेटे में लेने के मूड में है किसान को, उसकी प्रोड्यूस को, उसके कोई धंधे को, उसके अंदर एक क्लोज जोड़ दे कि भाई ये करेगा, यदि तू यहाँ एथोलिन में देगा तो तेरे ये चाबी कस दूंगा मैं, ऐसा कुछ आप लोगों ने कुछ देखा क्या? वीरेश जी। देखो 12 पॉइंट इसमें दिए हैं जो मैंने आपको दिया था, इसमें 12 पॉइंट हैं जिन पे इन्होंने प्रकाश डाला है, वो बताया है जो टाइम्स ऑफ इंडिया में। मैं इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट तो रहा नहीं, मैं पढ़ा नहीं है इकोनॉमिक्स, लेकिन इसके बावजूद जो कंक्लूजन एक एडिटर बतौर मेरा कंक्लूजन है वो ये है कि इस सरकार का कोई भी एक्ट, कोई भी कानून जाके कॉरपोरेट के को फैसिलिटेट करने के लिए होता है, उसका अंतिम टारगेट जो है, फाइनल टारगेट वही होता है। अभी क्या होता है, इनकम टैक्स रिटर्न जो है इसमें एक गैप होता है, बहुत लंबा गैप हो जाता है। आप जो इनकम टैक्स फाइल कर रहे हैं उसका रिटर्न करने में गवर्नमेंट समय लेती है, और इस कानून के अंतर्गत वो समय इन्होंने ड्यूरेशन घटा दिया। ये जो रिटर्न है ये बहुत जल्दी अब मिलना है, तो इससे हम जैसों को तो कोई लाभ खास होना नहीं है। जिसकी 1000-2000 रिटर्न आना है, 10,000 20,000, जैसे हमारी कंपनी है भाई 4-5 लाख रुपए रिटर्न आता है, लेकिन बड़ी कंपनियां उनका जो रिटर्न है वो सैकड़ों करोड़ में, हजारों करोड़ में होता है। तो वो गैप घटाने के लिए इसको किया गया है, फैसिलिटेट किया गया है, जितना मैंने पढ़ा। बाकी तो गहराई से अध्ययन करेंगे, कुछ और चीज़ें निकलेंगी, लेकिन प्राइमा फेसी जो मैं पकड़ पाया हूँ इसको, बहुत थोड़ा समय मिला था, मैंने रात में इसको देखा, सुबह आपको भेज दिया था, तो वो ये है। वैसे लंबा डिस्कशन अगर हम करें तो मेन चीज़ सारी की सारी जितने भी एक्ट इन्होंने बनाए, जो भी बनाए, they all are to facilitate corporate everywhere, every time, at every point. It is to facilitate corporate everywhere. तो देखिए गलती तो शुरू से होकर चली, कांग्रेस ने बहुत शुरू से गलती करी भाई। इस देश की जो कल्चर, इस देश का जो वातावरण है, इस देश की जो लीगेसी है, वो केवल पंचायती राज को सपोर्ट करती है, यानी पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी आप कहो तो। जब सामंतवाद नहीं आया था, राजशाही नहीं आई थी, उससे पहले हमारी जो पैटर्न था रहने का वो पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी था। हम इनकम को भी आपस में पार्टिसिपेट करते थे, हम लेबर को भी पार्टिसिपेट करते थे, सारे वर्क को हम पार्टिसिपेट करते थे, और मिलजुल के कमाई करना, मिलजुल के बांट लेना प्रॉफिट को। इसमें सामंतवाद आया, राजशाही आई, राजशाही का अब जो अति मैच्योर स्वरूप है वो कॉरपोरेट है। यानी इंडिया वांट्स टू बिकम अमेरिका, और अमेरिका बनाने में भारत को मोदी की तारीफ आपको करनी चाहिए कि जिस तीव्र गति से इन्होंने भारत को अमेरिका बनाया वो वास्तव में अप्रिशिएबल जॉब है मोदी का। उसमें हम कोई काट छांट करने लगे, इस कानून में भी अगर इसको उनके नजरिए से देखा जाए, कॉरपोरेट के नजरिए से, तो बहुत ही शानदार तरीके से इन्होंने किया है, और इसमें कोई दो राय नहीं। ये अपने काम पे आगे बढ़ रहे हैं। विपक्ष के पास इसको फेस करने के लिए कोई स्ट्रेटेजी, कोई रणनीति, कोई रोड मैप, कोई ब्लूप्रिंट ना तो अब तक आया है, ना आपके पास है, ना मेरे पास है। इस पर बहुत गहन चिंतन की जरूरत है कि क्या हम लौट पाएंगे आज़ादी के पहले, जहां गांधी ने स्वराज की बात करी थी कि हम रूरल डेवलपमेंट के हिसाब से। इन्होंने तो देखिए कांग्रेस क्या कर रही थी, कांग्रेस का ये था कि कांग्रेस और इससे पहले भी कि जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है इसको कब्जा कर लिया जाए। राजशाही ने भी यही किया, सामंतशाही ने भी यही किया, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसने भी यही किया। लेकिन ये जो तंत्र इस समय आया है ये तो ये कहता है कि मैं इंफ्रास्ट्रक्चर को भी, जो प्रोडक्शन का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी मेरे अंडर में आएगा, आप लोग खाली बैठ जाओ, आपका कोई काम नहीं है, मैं प्रोडक्शन भी करूंगा, मैं मार्केटिंग भी करूंगा, और मैं सब कुछ करूंगा। एवरीथिंग विल बी माय जॉब, यू हैव टू डू नथिंग। मुझे तो ये समझ आया है आपके इन सारे कानूनों से, और कृषि कानून से लेके आज तक एवरीथिंग इज टू फैसिलिटेट कॉरपोरेट, कॉरपोरेट एंड कॉरपोरेट। बस मेरा तो ये कंक्लूजन है। आप क्या इससे निकालने की बात? वीरेश जी, मैं अपनी ओर से अपनी शंकाएं जो है मैं उसको दे दूं, फिर डीपी सिंह जी और रूपचंद जी इन शंकाओं के ऊपर अपनी बात को रखेंगे। मेरी शंकाएं ये है कि कड़ी से कड़ी जुड़ती है। एक बिल है जन विश्वास का, जो इनकम टैक्स को बचत करता है, यानी आप विश्वास करिए मैं धंधा कर रहा हूँ, इनकम कर रहा हूँ, उसमें चोरी कर रहा हूँ, गली निकाल रहा हूँ, तो जन विश्वास की धाराएं भी
इसको इफेक्ट करेगी। दूसरी, जैसे मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव और पैक्स और ये बनेंगे तो वहां एफपीओ आएगा, तो एफपीओ फार्मर की फॉर्म में आएगा नहीं, जो वहां अटैच होगा, जो वहां उनके मार्फत होगा, तो उनके पास में वो कानून वहां जाकर के अट जाएगा, क्योंकि ये बड़े इंटरप्रिटेशन के मुद्दे हैं। क्यों मैंने भी क्या कि वकालत के अंदर मैं हमेशा इस माइंडसेट से सोचता था कि एक कड़ी को दूसरी कड़ी जोड़ कर आप उसको उधर की तरफ डाल दो। अब आप किसान हैं, क्यों लिखेगा किसान की इनकम को हम करेंगे, लेकिन वो लिखेगा कि एफपीओ के आप सदस्य हैं, एपीओ इटसेल्फ इनकम कर रहा है, कमा रहा है, एपीसी इनकम कर रहा है। तब मैं ये कह रहा हूं कि इन लोगों ने जो फार्म प्रोड्यूस को एपीओ के मार्फत कलेक्ट करके उनको मार्केट में लॉन्च करना, उसके अंदर एथोलिन भी है, इसमें पेट्रोल वगैरह, ये सारा जो ढांचा उसके साथ है, उनमें जो इनकम होगी वो किधर जाएगी। तो अभी बहुत कुछ इसमें शंकाएं हैं, चिंताएं हैं, वो सारा कुछ इसमें समाहित है। क्योंकि जितने भी इनके बिल बने हैं ना, वो बिल के अंदर जैसे पहले था कि भाई इनकम टैक्स वाला था तो इतनी फाइलें देखते थे कि 6 साल के बाद में मत देखो, अब शायद इसमें 2 साल का भी एक लिखा हुआ वर्ड देगा, मैं सीरियसली नहीं देख पाया, ये बात है। यानी ये पतली गलियां इतनी दे देंगे जो व्यापार करने वाले दूर से करने वाले, आपको भी उस छोटी उसमें गली में घुसाएंगे कि आप एपीओ बनाओ और वो छोटे व्यापारी की लाइन में खड़े हो जाओ। अब उसमें छोटे व्यापारी की लाइन में उस एफपीओ का जो ढांचा, इनकम और वो तो होगी, तो एक जगह जाके होगी, जैसे अमूल की एक जगह हो रही है, तो उसके अंदर आपको कितना मिलेगा, शेयर मिलेगा, क्या मिलेगा। आप एक चुनाव, एक देश के अंदर पैसा इकट्ठा होता है, पैसा इकट्ठा होने के बाद में उसको बांटा जाता है, वही एफपीओ का ढांचा है, कोऑपरेटिव के मार्फत पाते हैं या इसके मार्फत जाते हैं। ये जो सिस्टम है ना, इस सिस्टम के अंदर इनकम जो इटसेल्फ है, वो इनकम आप कहां से ले रहे हैं, किधर दे रहे हैं, इसकी बहुत इंटरप्रिटेशन होगी, ऐसा सोचना है। बाकी तो ये इतना चेंजेस इतने ये करते नहीं। मैं तो हमेशा शंका में जीता हूं इनके साथ कि ये जरूर इस माइंडसेट से ये कहीं एक दूसरे को कड़ी जोड़ेंगे कि ये अच्छा, ये इसमें ये देखो ना, यहाँ लिखा हुआ है, ये आदमी तो यहाँ का है, कहाँ किसान है, चलो ठीक है भाई, ये यहाँ है, ये धंधा कर रहा है। धंधा क्या कर रहा है, उसने तो वोट दिया और एपीओ के अंदर और अपना खेत में वापस चला गया। वो आदमी सदस्य था, सदस्य राशि दी और देकर के अपना धंधे लग गया। दूध का, अमूल का धंधा करने वाला कर रहे हैं, वो तो दूध देकर के घर चला गया, फिर गाय भैंस को नीरने चारा डालने लग गया। ये जो मॉडल है ना इनकम का, और किस तरीके से क्या है। अब मैं, चलो ये बात भी आ गई कि गुजराती लॉबी मैंने इसलिए दिया कि भाई इनका बोलबाला क्यों है, कि गुजरात अपने आप में, एक तो मैं सुबह रूपचंद जी से भी बात कर रहा था, आपसे उसको शेयर कर दूं। एक तो गुजरात जो है अपने आप में इटसेल्फ जो है कुछ अलग माइंडसेट से जीता है। उसके कारण कुछ भी रहे हो गए कि इनका सूरत में अंग्रेज आए थे, उस टाइम से ही माइंडसेट ऐसा था, व्यापार की तरफ माइंडसेट था या किस तरह से था, फिर कोऑपरेटिव के माइंडसेट में घुसे ये लोग घुसे। अब ये जो एरिया है पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, ये खेती के एरिया के माइंडसेट के लोग हैं, इनको अपना एक माइंडसेट अलग है। तो इन्होंने क्या कि एक तो यूनिवर्सिटियां भेज दी सारी, वहां फॉरेंसिक की वहां भेज दी, पुलिस की भेज दी, 2 तो अमित शाह जी ले गए, एक मोदी जी गति शक्ति की ले गए, तो जितने भी रेलवे के, सड़कों के, हवाई जहाज के जितने भी है वो इंजीनियर पैदा करेंगे वो वहां ले गए, मेडिकल ले गए, सारे करके यूनिवर्सिटी जो इनकम ओरिएंटेड या धंधा ओरिएंटेड यूनिवर्सिटी है वो सारी गुजरात में ले गए। एक मुद्दा तो ये हुआ। सेमीकंडक्टर गुजरात में ले गए, 3 हो रहे हैं, एक असम होगा, 2 इन्होंने गुजरात में ले गए। कोऑपरेटिव यूनिवर्सिटी भी ले गए अब। हाँ, कोऑपरेटिव यूनिवर्सिटी वहां ले गए। अब इन बातों को आप इनको समझो, ये गुजराती लॉबी का मैं इसलिए कह रहा हूँ, डीपी सिंह जी इसको समझना, वीरेश जी आप समझना। आप ये काशी से जीता करके आपको पकड़ाया एक मंदिर, कोई चोरी करके सड़कें तोड़ तोड़ा के ये करके ये झुनझुने बजाते रहो। ये जो एरिया है कुछ खेती करते रहो और कुछ झुनझुने बजाते रहो। इसमें मार्केट, धंधा, इंडस्ट्री, इनकम ये गुजरात में हो रही है पूरा का पूरा। और गुजरात के अंदर जैसे मैंने देखा, मैं गया भी, बच्चा था वहां पोस्टेड, और 1-2 और मेरे साथी थे, उनसे भी मेरी बात हुई।
वहां इन्होंने एक माइंडसेट ऐसा बना रखा कि एक फाइल, एक फैक्ट्री लगनी है तो 15 दिन में नो ड्यू ला करके फैक्ट्री वाले को हाथ में दे देते हैं। यहाँ ऐसी व्यवस्था नहीं है, राजस्थान में नहीं है या कहीं नहीं है। हम क्या इस खेती के चिपक लिए, जैसे पंजाब वालों ने अभी लड़ाई लड़के वो जो मॉडल था वो शामिल भी खेत वाले के करेंगे, अब राजस्थान में भी लागू हो रहा। हमारे पास में जमीन है, जमीन को लेने के अंदर ये बड़े आतुर हैं। गुजरातियों ने अपने माइंडसेट को अपने तरीके से करके कुछ कच्छ और उतना कुछ इनका बैरन लैंड भी कुछ ज्यादा है, समुद्र तट है ना इसके, और फिर इन्होंने ढांचा पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर, पूरी हवाई जहाज, समुद्र और ये सारा अपने पास में पूरा का पूरा कवर कर लिया। अब ये जो प्रतियोगिता है ये है धर्म को ये सिर्फ यूं ही बहकावे में झुंझुने के तौर पे लगाए रखें, जैसे उत्तराखंड वाले को पकड़ा दिया कि तुम कुछ करता रहे, कुछ एक इनको यूपी वालों को पकड़ा दिया कि तुम ये करते रहो। अब ये जागने का समय, यूपी जो है जिस तरीके का इतना बड़ा है, वहां से प्रधानमंत्री जीता है, वहां कुछ नहीं खोले और प्रधानमंत्री सारी दुकान वहां ले जाए, अमित शाह सारी दुकान वहां ले जाए। आप इसकी पूरी स्टडी करो। हमने तो दिल्ली को पैसे दिए थे जीएसटी के मार्फत, पैसे कहाँ गए? सारे गुजरात की तरफ सारी नहर बना के किसी बांध में से ले जा करके अपने खेत में सिंचाई कर ले, छोटी छोटी डिस्ट्रीब्यूटरी कहीं नहीं निकाले। तो उस बात के माइंडसेट को आप लोग जो है 5 साल 10 साल बाद में ये गवर्नमेंट चली भी जाएगी ना, तब आपको पता लगेगा कि इन्होंने कौन सा ढांचा खड़ा किया, कौन से कानून बनाए, जिन कानूनों के अंदर गुजरात की बल्ले बल्ले हो गई और किसानों का जो एरिया था उसकी छुट्टी हो गई और बाकी के भाषण हो गया, ये बंगाल वाली और ये सब जो है इनको कुछ नहीं। महाराष्ट्र इनकी नीड है, इसलिए इन्होंने महाराष्ट्र का चुनाव जीता। गुजरात को आप महाराष्ट्र से सेकंड पार्ट जोड़ सकते हो, गुजरात में कह रहा हूं तो इसमें आप महाराष्ट्र भी मानो। अब समुद्र तट वहां भी है, कहाँ कलकत्ता और वहां है, लेकिन कब्जा इनका हो गया। ईस्ट इंडिया कंपनी का यदि पूरा तट कब्जे होता है तो आपका क्या, आप तो साइड में बैठे मजदूरी कर लो। तो ये जो तंत्र खड़ा हुआ ना, इस तंत्र में अनइवन मनी डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, सारे प्रोजेक्ट एक डायरेक्शन में चले गए, एक गुजराती लॉबी बन गई उसके पास चले गए और ये कानून जो है धड़ाधड़ कानून बने। कैरीज ऑफ गुड्स अडानी के लिए, एमएमडीआर अडानी के लिए, मर्चेंट एंड शिपिंग अडानी के लिए, इंडियन पोर्ट अडानी के लिए। मैं इनको बता रहा था, रूपचंद जी सुबह बात हुई कि ये जो आपका लाइट वाला होता है ना, लाइट हाउस जिसको कहते हो, ये बहुत पहले 3-1 साल पहले लाइट हाउस का एक बिल आया। मैंने कहा यार ये क्या बिल हुआ, तो बिल में पता लगा कि जो पुराना लाइट हाउस था उसको तो इन्होंने टूरिज्म का तहत कर दिया। आप जाओ जहाज वो बैठ के वहां जाकर के देख के आ जाओ ये लाइट हाउस। अब चूंकि एक कई तरह की अल्ट्रावेव जो दूर से दिखने वाले तारे हो गए, किसी भी आदमी ने ये कहा जी मुझे जहाज है, मेरे को ये दिखता नहीं है, तो इन्होंने बाकायदा भारत सरकार के पैसे लगाए और लगाया, लाइट हाउस बनाया फर्स्ट क्लास और अल्ट्रावायलेट रेज लगाई और वो जो दूर से इनके जहाज आने। अब मामला ये बनता है कि क्या साहब जहाज सिर्फ अडानी के थोड़ी आते हैं। एक अपन ने अंडमान निकोबार की एक बात की थी, एक बार अपनी मीटिंग में डिस्कशन चला था, कितने करोड़ों का वो प्रोजेक्ट है, वो चल रहा अंदर, उधर से सारी वो जहाजें वहां आ रही है, वो करा। अब विवाद क्या है कि जहाजें इनकी भी आ रही, सुएज नहर है, दूसरे हैं, ये सारा कुछ हो रहा है, एक तेल एक जहाज, जहाजों के अंदर ये है। तो अब अमेरिका और ये लोग जो अपने माइंडसेट से सोच रहे हैं कि मेरा भी कब्जा रख, आप अंडमान निकोबार में ये चाह रहे हैं कि कब्जा करो, इसके पास में चीन ने कर रखा। अब ये जो बिल बनकर के ये जो व्यवस्था जारी है ना, ये एग्रीकल्चर ओरिएंटेड नहीं है। मैं सिर्फ सवाल ये कर रहा हूं कि इस देश के अंदर पैसे का जो भी कुछ कलेक्शन हो रहा है, इनकम टैक्स से हो रहा हो या किसी से हो रहा हो, वो पैसा पर्टिकुलर इंडस्ट्रियल लाइन ऑफ में समुद्र के तट पे खर्च हो रहा है। आपके जो भी ये 12 जो है वो कॉरिडोर बने, क्या करना कि समुद्र तट पे माल ले जाना। कुछ छोटे छोटे इन्होंने बोट बनाए, बोट बना के गति शक्ति के अंदर जिनसे ट्रांसपोर्टेशन शुरू किया। कुछ इन्होंने किसान वो उड़ान के नाम से किया, जो पेरिशेबल आइटम है, जो हाथों हाथ वहां समुद्र तक पे पहुंच जाए, यानी एक्सपोर्ट करना, समुद्र को सेटअप करना, हवाई जहाज से भेज देना और पैसा वहां लगाना, और उसके साथ साथ में ये यूनिवर्सिटीज और ये और ले गए सारा ढांचा। यहाँ जो हम जमीन के चिपट लिए, किसी ने बाजरी बोई, किसी ने जवार बोई, हम उसी धंधे लग गए। अब हम इस बात पे सोचेंगे इस प्लेटफॉर्म पर
कि एक्चुअली देश की दिशा होनी क्या चाहिए थी। मैं किसान हूं तो मैं कह सकता हूं कि चलो यार ये दिशा होनी चाहिए। जैसे ऊपर जो पहाड़ पे लोग हैं उनकी माइंडसेट अलग हो सकती है, लेकिन मेरा माइंडसेट ये है कि यदि ये सारा का सारा पैसा गुजरात की तरफ डाइवर्ट नहीं होता, समुद्र तट को डाइवर्ट नहीं होता, एयरपोर्ट और उनको डाइवर्ट नहीं होता, कुछ व्यक्ति विशेषों के ऊपर एक लॉबी को सेटअप को खड़ा नहीं किया जाता और ये एग्रीकल्चर के माइंडसेट पे लगता, तो पंजाब हरियाणा यहाँ नहरें बनती, नदी नाले बनते, सिंचाई होती, इनको इनकम होती, वो होती। ये ढांचा कोलैप्स करके और उस ढांचे को बनाना, आने वाले 10 साल बाद में आपके बच्चे समुद्र तट पे मजदूरी करते मिलेंगे, चाहे मर्चेंट शिपिंग में मिले, चाहे इंडियन पोर्ट के बिल में जो कानून बने वहां मिले, और चाहे वो लदान करने के अंदर मिले, वहां पे मिलेंगे। खेती अपने आप में कोलैप्स होगी। ये मेरा एक इनपुट है इसके अंदर कि गुजराती लॉबी ने भारत का नक्शा बदल करके और इस डायरेक्शन में जो ईस्ट इंडिया कंपनी माइंडसेट के हिसाब से थी वहां हुआ, और जहां यह फार्म प्रोड्यूस हो रहा है वहां एफपीओ वगैरह बोल के कॉमर्शियल कर दिया और वहां भी इनकम की मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव की भी पूंछ लगा दी। कड़ी से कड़ी जोड़ते हैं। ये जो व्यापारी होता है ना, एक बिल को आप अपने तरीके से सोचते हो, लेकिन उस बिल की लिंक जो है बहुत गहरा होता है, उसकी जड़ कहीं और होती है। तो इन सब माइंडसेट के ऊपर डीपी सिंह जी आपको धर्म का दे दिया, इसमें आप क्या सोचते हैं? माल सारा वहां चला गया, यूपी क्या करने जा रहा है? वोट आपके और नोट उनको। तो इस पे अपनी बात को फिर रूपचंद जी से साइकोलॉजिकली मैं लेता हूं कि दुनिया के अंदर जो काम हो रहा है उसके हिसाब से और भारत ने जो किया है उसके हिसाब से। डीपी सिंह जी। जी नमस्कार। जहां तक गुजरात लॉबी की बात है, उत्तर प्रदेश को तो वो इस तरह चूस रहे हैं जैसे गाय या भैंस की धार निकाल रहे हो। पानी की टंकी, साइकिल का ठेका तक गुजरातियों पे है। यहाँ उत्तर प्रदेश में ये हाल है। और जो संभावित प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं गडकरी जी, इनकी और इनके रिश्तेदारों की जो कंपनियां हैं उनके 16 चीनी मिल है। और जो ये बाजे बजाते फिर रहे थे कि एथनॉल इसमें मिलेगा 20% और ये हो जाएगा वो हो जाएगा, उसका तमाम सप्लाई इनकी है। और एक पैसा अगर पेट्रोल में तो बता दूं, ये ईमानदारी में गिने जाते थे। भाई अगर बीजेपी में कोई थोड़ा बहुत ईमानदार नेता है तो ये है। अब रही बात उसकी जमीन बिक्री को थोड़ा और पीछे देखें, जब ये 2000 के नोट बने थे, हमारे यहाँ 5 जगह के करीब ये नोट छपते हैं और उनका एक आइडेंटिटी होती है कि ये ए लिखा है तो फलाना, बी लिखा तो वहां का बना है, ये उसका बना है। तो 2000 के नोट पे ये कहीं का कोई लोगो नहीं है उस पर, ये आइडेंटिटी हो जाए छपा तो है। और इसकी असलियत जो निकल कर आती है, जो और बुद्धिजीवी लोग हैं जिन्होंने खोज की है, ये चाइना से छपा और इसके बदले में कोई सोना चांदी कोई प्रतिभूति नहीं है। और इन्होंने जबरदस्त तरीके से उसे फैलाया और अब समेट लिया। अब ये चलन में है नहीं, मतलब बैन तो किया नहीं, लेकिन अब चलन से हटा दिया। अब चलन से हटा दिया, महंगाई इतनी बढ़ गई, इन्होंने जो मांगा पूंजीपतियों ने, उनको जमीन चाहिए थी भी 1 लाख की नहीं, हम 2 लाख की देंगे, किलो पकड़ो 2.5 लाख। जमीन इस कदर महंगी कर दी इन्होंने। और छोटा जमींदार तो अपने आप ललाई थे जमीन बेचने के लिए, क्योंकि खेती इतने घाटे का सौदा कर दी, इतने घाटे का सौदा कर दी कि खेती करने वाले को तो जेब से लगाना पड़ेगा कुछ। अब वो तो बेचने पे उतारू है। तो सरकार ना तो अब थी ना पहले थी, बहुत ज्यादा मतलब अच्छे कानून तो कांग्रेस ने भी नहीं बनाए। सिंह जी, मैं थोड़ा सा इंटरव्यू कर रहा हूँ यार। आपको देखो धर्म के कितने सर्किट दे दिए, सीता सर्किट दे दिया, राम मंदिर बना के दे दिया। राम मंदिर का मैनेजमेंट चाहे गुजरात के पास हो, लेकिन आपको मंदिर बना के दे दिया ना, आप वहां प्रसाद खाओगे, चढ़ाओगे, करोगे। आपको कई इस तरह से कई ऐसे सर्किट, केदारनाथ उधर जाने के लिए, मतलब यूपी को धर्म के अंदर बिल्कुल यो दे दिया।
ये आपका कहना तो ठीक है, पर मैं तो वो उस जाति बिरादरी से आता हूँ। मेरे दरवाजे पे मंदिर बना दो तो कुत्ते ही मुतेंगे, हम तो जाने के नहीं है। तो मैं भाई गलत नहीं कह यूपी का रहा। वोट है, यूपी का आपने प्रधानमंत्री चुना है, प्रधानमंत्री तो यूपी का ही है ना, प्रधानमंत्री तो आपने नहीं, चुना। अब ये जिम्मेदारी खैर हमारी तो नहीं आती है, हम तो आपको कुत्ते जैसे को काशी के हम ऊपर तो आप स्टडी करना, डीपी सिंह जी और वीरेश मैं जी, मैं वहाँ आपको कह रहा हूँ मैं काशी का वहाँ एक आप एक स्टडी मेरे पूरी वहाँ के करना। मेरे यहाँ के 10 लोग मेरे जानने पहचाने वहाँ हैं। मैं गया हूँ वहाँ, उसके मिर्जापुर जिला उसके पास में है। मैंने वो सोलर प्लांट के लिए जमीन जमीन का मैंने काम किया था वो, तो मुझे अच्छी तरह पता है। अब उत्तर प्रदेश में सबसे महंगी जगह बनारस है, और इतना पैसा उसने दिया है कि शायद कल्पना से बाहर है, कभी नहीं आया। तो वहाँ के आदमी तो अब भी उसी के लिए समर्पित है। बस थोड़ी सी जो जो वोट चोरी वाली बात आई है सामने, अब उनके भी कान खड़े हुए हैं कि ये तो वोट तो इससे यहाँ से भी नहीं मिली थी, जीत कैसे गया। वो बातचीत होती है, हालांकि वो बीजेपी के लोग हैं। और हाँ, इसका गिराफ तो गिरा है, वोट भी इतनी नहीं मिली है। ये बात बिल्कुल सच्ची साबित हो रही है कि यहाँ भी घपला किया, घपले से जीता है ये। तो मेरा मतलब ये है, जैसे योजनाएं सरकार की बन रही हैं, ये सोलर पावर प्लांट की बन रही हैं, लग रहे हैं खूब अच्छी तरह से, लेकिन इनके डिस्ट्रॉय का आज तक कोई फार्मूला, कोई नीति, कोई कुछ नहीं है। जब कुछ दिन बाद इसका असर दिखाई देगा, 20-30 साल बाद, तब ये तबाह होगी दुनिया। मतलब दुनिया क्या, देश तबाह होगा। वो करते कुछ है, करवाते कुछ है, नीति कुछ बनाते हैं, होता कुछ है। और ये इस सरकार के लोगों में शर्म और गैरत नाम की कोई चीज नहीं है। इतने खराब काम करनी है। मैं तो एक बार चौधरी साहब के बैठा था, चौधरी चरण सिंह, तो वहाँ के लोग आए हुए थे। वो कहने लगे साहब वो सड़क बनवा दो। मैं सड़क बनवा दूं, लोग क्या कहेंगे कि इन्होंने अपने यहाँ सड़क बनवा ली। तो वो तो इनमें तो कोई गैरत शर्म है ही नहीं। लोग तो पहले इतना डरते थे कि मैं अपने क्षेत्र में भी कुछ ना कराऊं, सब सामान्य रूप से बंटवारा हो, कोई ज्यादा लाभ अपने क्षेत्र को ना पहुंचा दूं। तो इस किस्म के लोग थे, और आज इस किस्म के लोग हैं। ये जान रहे सब कुछ मुझे दे दे, सब कुछ मेरे यहाँ हो जाए। तो इन्होंने तो देश तो गात कर दिया। हम तो घंटी बजाएंगे, इनके मंदिर इन्होंने बनवाई दिए, प्रसाद खाने को मिल ही जाएगा। नहीं, मेन बात ये है, घंटी तो बजाओगे आप, लेकिन इसकी इनकम के ऊपर आप डायरेक्शन दो। कोई भी ढांचा खुलता है ना, जैसे समुद्र तट है तो बंगाल में है, लेकिन कब्जा यदि अडानी का है तो बंगाल वाले तो बेटे मजदूरी करो। मैं इसी बात पे लाना चाह रहा हूं कि जो भी एस्टेब्लिशमेंट खड़े हो रहे हैं यूपी में, या एग्रीकल्चर सेक्टर के जो भी ये हैं, वहां ऐसे हो रहे हैं कि मजदूर बन जाओ और ऐसा कुछ कर दो। बाकी वहां जो खड़े हो रहे हैं, सेमीकंडक्टर एक्सपोर्ट होगा यूनिवर्सिटी से, और इनका करके जैसे आपका फॉरेंसिक लैब और वो करेगा, कोऑपरेटिव यूनिवर्सिटी खुलेगी, वहां पे अपना दुकानदारी चलेगी। तो कहने का मतलब है कि माल आपके पास चाबी नहीं है ना, आपने किराए दे दिया यूपी। चाबी तो उनके पास नहीं है ना। भाई मंदिर का जो सत्ता में इनकम और आगे रेवेन्यू कहाँ जा रहा है, इन सर्किट के ऊपर कहाँ जा रहा है, ये सारा ढांचा कहाँ जा रहा। ढांचा ये जा रहा है कि लोग कुछ है और वो इस लॉबी के पार्ट है, इस लॉबी के हिस्सा है। उन नॉन अभियों तो सारा गुजरात में थोड़े होगा, वो कहीं कहीं तो करेंगे ना, कहीं पहाड़ से भी कोई चीज लाएंगे, कहीं जम्मू कश्मीर से जैसे इनको चाहिए था लिथियम, तो वहां भी ये गए 317। ये सारी स्थिति ये कि यूं सूंघते जाते हैं ना, तो माइनिंग का ढांचा जहां मिलेगा वहां मिलेगा। यानी एग्रीकल्चर को जिस तरह से कोलैप्स किया, और रिसोर्स और ये ढूंढ करके, और ये जो ढांचा खड़ा हुआ ये आने, और इसके बीच में धर्म का झंडा यूपी ने पकड़ लिया। हम इस बात से दुखी हैं कि यूपी लीड कर रहा है धर्म को लेकर, राजस्थान नहीं कर रहा लीड। नहीं, ये तो सही है, लेकिन अकेला यूपी अगर कर भी ले तो बाकी और थोड़ा जोर लगा के अपना काबू कर ले। यूपी बहुत बड़ा है, यूपी के 80, आप क्या सोचते हैं यूपी बदल रहा है तो दुनिया बदल दे। तो यूपी हम सारा यूपी पे थोड़ी। नाज करते हैं, डीपी सिंह जी साहब आप क्या बात करते हैं। आपका यूपी यूपी में एक 7%। बहुत बड़ी चीज है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, कहाँ लेकिन हरियाणा, हरियाणा से 8 गुना हो, क्या नाच ले हरियाणा बताओ। आपका कहाँ पंजाब 50 13 60% सीटें। तो छोड़ दे जी।
आपके तो यूपी ने भी आप लोग 50 मतलब इतने अपने आप को इजी मत समझोगे, हम तो बिल्कुल यूं ही ठीक है। अरे बहुत कुछ इसमें। हाँ, वीरेश जी हाथ खड़ा कर रहे हैं, कहो फिर मैं रूपचंद जी को इसको कर रहा हूँ कि किस तरीके से है। जी, अविनेश जी क्या कहना? मैं ये कह रहा था कि धार्मिक कॉरिडोर तो बनाए जा रहे हैं, इसके अलावा जो नशे का कारोबार इसकी आड़ में चल रहा है, गांजे का, वो इतने बड़े लेवल पे है। हाँ, वो रोजाना मुद्रा, बड़ी बड़ी आदमी खेप पकड़ी यहाँ जा है, रही है। जमीन यहाँ है, मुद्रा लोन पूरा आपके भरोसे चल रहा है, पंजाबियों के भरोसे, हाँ, राजस्थान के वही भरोसे चल वही रहा है। दूसरा भी एक सबमिशन और दे रहा हूँ कि जो हमारी बेल्ट है, फर्टाइल बेल्ट, हाँ चौधरी चरण सिंह ने इसलिए इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट नहीं किया था कि ये मीठे पानी की जमीन है। बिल्कुल। यूपी में, वेस्टर्न यूपी से बुलंदशहर और यहाँ हरिद्वार देहरादून तक, यहाँ इन्होंने इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट नहीं किया चरण सिंह ने, और करने भी नहीं दिया। नेहरू जी को समझा दिया कि भाई ये फर्टाइल लैंड है, हमारे पास प्रोडक्शन होगा। और अब की बार इन्होंने जितने हाईवे निकाले, जो भी स्कीम गई, वो सारी उसी फर्टाइल लैंड के बीचों बीच से है, और इसके दोनों तरफ कॉरिडोर बना दिए इंडस्ट्रियल के नाम से। वो जमीनें सारी एक्वायर कर ली जाएंगी। यानी जो एग्रीकल्चर का ढांचा है, जो हमारा रीढ़ है हमारी आर्थिक की, वो बिल्कुल तोड़ दी जाएगी, उसमें कुछ नहीं बचेगा। हमारे युवाओं को नशे की गिरफ्त में ला के, धार्मिक एजेंडा समझा के इनको वैसे बर्बाद कर दिया जाएगा। तो जो आंदोलनकारी तबका है, जो किसान आंदोलन में सम्मिलित थे, उन सबको बिल्कुल मानसिक रूप से, उनकी बौद्धिक रूप से और उनको आर्थिक रूप से सब तरह से तोड़ के और अपना मार्ग इन्होंने कॉरपोरेट का प्रशस्त कर दिया। उसी पैटर्न पर काम हो रहा है। समझने वाले समझ नहीं रहे हैं, बार बार समझाने पे नहीं समझ रहे, और ना उस बात पे कोई चिंतन है। ये मैं कहना चाह रहा था। चलो, आपकी बात आ गई रूपचंद जी, मैं आपके पीछे आ रहा हूँ। धन सब पूरे भारत का है, बांध के रूप में पानी इकट्ठा हुआ, जीएसटी के मार्फत धन इकट्ठा हुआ, नहर गई और नहर ले जाके सिंचित कर दिया कुछ क्षेत्र को, और वहां जो लोग रह रहे हैं वो कर रहे हैं। तो अनइवन डेवलपमेंट का जो कंसेप्ट आया, तो उसके अंदर जो बहुत बड़ा इसके अंदर ये गड़बड़ जाला हुआ, ये आने वाले 5 या 10 साल के अंदर इसका भारी इंपैक्ट पड़ेगा। जिस टाइम ये जो खेती पैदा करने वाले लोग अलग थलग पड़े हुए आदिवासियों की बेल्ट टाइप या यूं पेड़ पौधों के इर्द पत्ते खाते मिलेंगे, वो वहां रुपये गिनते मिलेंगे, इंटरनेशनल मार्केट का हिस्सा होंगे, वो हवाई जहाजों के मार्फत अपना कुछ धंधा करेंगे। इन सारी परिस्थितियों के अंदर इनको यूपी और उत्तराखंड और इनको एक झुंझुना पकड़ा दिया। इसमें राजस्थान भी थोड़ा बहुत है, एमपी तो है ही, उसमें एमपी को भी ये पकड़ा दिया कि हाँ ये उज्जैन जो है वो करते रहो। ये सारी व्यवस्थाएं अपने आप में बड़ी एबनॉर्मल हो रही है। विकास के नाम पे साइंटिफिक माइंडसेट हो, हम उस दिशा में सोचें कि हमारी आने वाली पीढ़ी उसमें कमा के खाए। मैं इस बात पे केंद्रित हूं, आने वाली पीढ़ी कमा के खाए। तो क्या तरीका हुआ भाई, ये कौन सा सर्किट, कौन सा वो बन गया? तो ये क्या विकास हुआ? और विकास नाम पे लोग तालियां पीट रहे हैं। रेल दी तो रेल में इधर के लोग इधर जाए करें, तो क्या उससे मतलब परमानेंट क्या ऐसा सिस्टम हुआ जिसके अंदर, जैसे एग्रीकल्चर परमानेंट थी, इसको डेवलप करते, लोगों के खाने के लिए जरूरत थी। भारत का डेवलपमेंट वेस्टर्न कल्चर के आदि नहीं होना चाहिए था। मनमोहन सिंह ले गया चाहे मोदी ले गया, लेकिन एग्रीकल्चर को पीछे धकेल करके, इसको गर्त में डाल करके, जिस माइंडसेट से ये भारत बसा है वेस्टर्न सिस्टम के अंदर, इससे तो अच्छा है कि हम रशिया के साथ होते। चाइना भी इतना बुरा नहीं था। वो लोगों का जो ढांचा खड़ा था, हमने उसको खड़ा किया है। इसके बारे में रूपचंद जी क्या टिप्पणी देना चाहेंगे? सबको नमस्कार। इसके बारे में अपने पास 3-4 बातें हैं जिनको मैं मिक्स करूंगा कि ये जो ढांचा जो पहला है, इसमें नंबर 1 प्राथमिकता दी है उन्होंने पैसे को, नोटों को, कि उनके पास पैसा कितना है। मगर पैसे का मुकाबला जो है वो कर सकता है जनता। इसकी 3 मिसालें आपके सामने हैं, ज़्यादा नहीं। कि नंबर 1, अगर अमेरिका के पास पैदा बहुत था और 35 साल वो वियतनाम में लड़ा, आखिर करके हार के निकला वो वहां से फौज लगा करके। जहां पर अमेरिका में तालिबान के साथ लड़ा, सबसे मोस्ट बैकवर्ड कम्युनिटी अगर कोई है तो ये पठान है।
ना कोई इंडस्ट्री है ना कुछ है, मगर पठानों ने, अफगानिस्तान वालों ने नाकों चले चबा दिए अमेरिका को और यहाँ से। इसका मतलब कि लोगों की मूवमेंट, आपके पास जितने मर्जी ताकतवर हथियार हो या पैसा हो, लोगों के आंदोलन के आगे कोई टिकता नहीं है। पहली बात तो ये बात आ गई है। नंबर 2, अब इस बात को शिफ्ट करने के लिए उन्होंने ये रखा हुआ है कि ये जो हमने संविधान बनाया है इसके मुताबिक काम करो, ये करो, वो करो, ये डेमोक्रेसी वगैरह वगैरह। इसमें 2 गड़बड़ी आपको पता नहीं दिखती है कि नहीं दिखती। जब धर्म को आप राज्य स्टेट मशीनरी से बेल्डिंग कर दोगे, आप धर्म को आपने स्टेट मशीनरी के साथ बेल्डिंग कर दिया। राजनेता तो धार्मिक होते हैं, मगर स्टेट मशीनरी जो है वो धार्मिक नहीं होती, वो न्यूट्रल कहलाती है। बस धर्म को उसके साथ जोड़ दोगे तो तब आपका डिस्ट्रक्शन जो है वो तानाशाही लाजमी है। जैसे इसकी 2 मिसालें कि प्रधानमंत्री को कोई प्रोटोकॉल नहीं है, कोई यूनिफॉर्म पहने पायलट की या आर्मी की, ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को है, क्योंकि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ये सुप्रीम कमांडर, ये पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव है। ये कभी टैंक पे चढ़ जाता है, कभी पायलट बन जाता है। और दूसरी तरफ आर्मी कमांडर केदारनाथ मंदिर में जाता है यूनिफॉर्म पहन के, और वो एक इनका बाबा है कोई, वो ब्लाइंड सा क्या शंकराचार्य बना हुआ है, रामभद्राचार्य, उसके पास भी जाता है ये यूनिफॉर्म पहन के। इसका मतलब कि जब आर्मी वाले धार्मिक प्लेस पे यूनिफॉर्म पहन के जा रहे हैं और पॉलिटिकल आदमी यूनिफॉर्म पहन के अपने आप को पेश कर रहा है, तो हम 2 चीजें आपके सामने ला रहे हैं कि धर्म का और स्टेट मशीनरी को हमने बेल्डिंग कर दी है, जिसमें तानाशाही है। हम पाकिस्तान के रास्ते पर पहला कदम पूरा कर चुके हैं, और जब से स्टेट मशीनरी को जो RSS में गवर्नमेंट अप्लाई को शामिल होने का अधिकार मिल गया है, तब से अब पाकिस्तान के राह पर चल पड़े हैं, जहां इस्लाम, मिलिट्री और सिविल सर्विस में कोई डिफरेंस ही कोई नहीं है, उस दिशा में आप चल पड़े हैं। एक बात तो है ये नोट करनी चाहिए, चाहे मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बनाओ या स्टेट कोऑपरेटिव बनाओ, इंडिया एक बहुभाषी मल्टी एथनिक देश है। अब यूपी वालों की भाषा केरला, तमिलनाडु में नहीं समझ सकते, तो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव कैसे चलाएंगे? पंजाबी जो है वो कैसे समझेगा बंगाली? मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव कैसे बनाएंगे? जो बनती जस्टिस वाली बनती है वो बनती है स्टेट की कोऑपरेटिव, जहाँ अपनी भाषा, अपनी लैंग्वेज लोग बातें करते हैं, उसमें आपस में होमोजेनिटी बढ़ जाती है। मगर ये मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव का मतलब है कि एक कंपनी टाइप बनेगी और ये कंपनियां वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के मुताबिक उसी ट्रेड में ले जाएंगे एग्रीकल्चर को, जिस पर ये 3 बिल वापस हुए थे। उन्हीं 3 बिलों को मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव के जरिए लागू किया जाएगा इनडायरेक्टली। तीसरी बात, लास्ट वाली बस, कि किसानों के पास तो नोट है, वोट है, सारी कंपनियों के पास नोट है। भारत की प्राइम मिनिस्टर की पार्लियामेंट की इलेक्शन जो है वो प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका के मुकाबले में होती है, इतना खर्चा चलता है। इसका मतलब कंपनियां इतना पैसा खर्च करती हैं कि ये एक ऐसा तानाशाह ले आओ, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर के पास बहुत ही पावर है, इतनी पावर है कि बहुत ज्यादा हमने कभी मूल्यांकन ही नहीं किया कि कितनी पावर है प्राइम मिनिस्टर के पास। वो प्राइम मिनिस्टर की पावर को चाहते हैं कि इस किस्म का आ जाए जो अपनी कंपनी के मुताबिक काम करते हैं। इसलिए उन्होंने अपनी वोटर लिस्ट में फ्लोटिंग वोट बना दिए, 1 करोड़ रुपया, 1 करोड़ फ्लोटिंग वोट बना दिए। कभी फ्लोटिंग वोट इधर डाल दो, कभी इधर डाल दो, अपना काम चला लो। और इसी आधार पर आ रही है वन नेशन वन इलेक्शन। और ये जो पैसा कमाऊ विकास मॉडल चला है, उसके सामने आपके सामने उत्तराखंड में जो हो रहा है, हिमाचल में जो हो रहा है, हमारे किश्तवाड़ में जो हुआ है, आज कठुआ में बादल फटा है। ये नेचर आपको बार बार कह रही है कि हिमालयन जोन के साथ छेड़छाड़ मत करो। खेती वाली योग्य जमीन जो है उसमें खेती करके ही रोटी खाई जा सकती है, चाहे वो स्पेस में जाने वाला हो या साइंटिस्ट हो, सब रोटी पर चलते हैं। तो अनाज जो है, AI जो है वो
रोटी डाउनलोड नहीं कर सकती। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जितना ले आओ आप मर्जी है, वो रोटी डाउनलोड नहीं करेगी, रोटी तो खेत से आएगी। इसलिए उस पर्यावरण को बचाने के लिए या उस नेचर को ठीक करने के लिए हमें बहुत तरीका अडाप्ट करनी है। जैसे नेचर को बिगाड़ा है, नेचर को बिगाड़ा है यूरोप की इंडस्ट्रियलाइजेशन ने। उस इंडस्ट्रियलाइजेशन का अल्टरनेटिव हम जहां ला रहे हैं कि इधर ले आओ हमारा, इधर ले आओ जी, इधर ले आओ, इसका मतलब ये हम उसी रास्ते पर हैं, डिस्ट्रक्शन वाले हैं जिस पर यूरोप ने हमको चलाया है। अगर हमने अपनी साउथ एशिया की अपना इकानमी लानी है तो इसको हम ग्लोबल किचन बना सकते हैं, मगर हमें डट करके कारपोरेट इंडस्ट्री का मुकाबला करना पड़ेगा और हमें मॉडर्न एग्रीकल्चर, नेचुरल एग्रीकल्चर ला करके इसका मुकाबला कर सकते हैं। धन्यवाद। मैं फिर डीपी सिंह जी आपके पास ही आना चाहूंगा। इन्होंने एक बात कही थी, उसको तो मैं कह रहा हूं कि जैसे ये कह रहे हैं कि भाषा का विरोध का तमिलनाडु वाले वो नहीं जानेंगे करेंगे, उस स्थिति को तो अपन नहीं मान सकते क्योंकि ये दलाल रख लेंगे मल्टी स्टेट के अंदर, तो ये तो बात है। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि यूपी जैसा स्टेट पंजाब और हरियाणा को कोऑपरेट नहीं कर रहा है। जो पंजाब और हरियाणा 13 और 10 23 सीट वाला स्टेट, वो जमीन की तरफ इस तरह से यूपी आकृष्ट नहीं है। यूपी उस लाइन पे नहीं आ पा रही है जो 80 सीट की यूपी है। तो मुझे यूं कई बार महसूस होता है कि हम यूपी को जगह दें तो इंडिया के अंदर बहुत कुछ हो सकता है। यूपी में भी वेस्टर्न यूपी के अंदर हम अपेक्षा रखते हैं। आप मेरठ से है डीपी सिंह जी, आप लखनऊ में हो सकते हैं वहां, लेकिन इसका इधर आपका एरिया इधर है बड़ौत वगैरह, मैं भी घुमा हूं। लेकिन मुझे कई बार अंदर ही अंदर ये होता है कि यदि देखो पूरे कल्चर को अपन बुझाएं कि पहाड़ी और वो अलग मामला हो गया, लेकिन ये जो बेल्ट है हिमाचल, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, यूपी, राजस्थान, गुजरात, एमपी, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, दिल्ली, चंडीगढ़, ये जो बेल्ट है, इसमें यहाँ पे कुछ एग्रीकल्चर का हब है ये, और इसके अंदर जो भी गतिविधि हो रही है उस गतिविधि में यूपी को लीड करना चाहिए क्योंकि गंगा वहां से है और बिहार उसका पार्ट हो। अब यूपी और बिहार यदि इस तरह से नहीं हो, पर कैपिटा इनकम में सबसे पीछे, गरीबी में सबसे आगे, माइग्रेंट लेबर में यूपी बिहार सबसे आगे। अब इन सारी परिस्थितियों को मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि ये ढांचा इधर पूरा का पूरा चला गया समुद्र तट की तरफ और अब इसके अंदर फुल स्विंग में गुजरात और इधर चला गया, तो आखिर स्थिति कहां जाकर के हम टिकेंगे? तो कहीं रोकने का कोई ऐसा मॉडल आपके डीपी सिंह जी दिमाग में है? आप सोचते हो कि साहब ये यदि है, इस बात को हम टच करें तो शायद है हो सकता होगा हम इस बात को लें। तो यहाँ एक तो यूपी की जो बड़ी होने की बात आप कह रहे हैं कि यूपी की भौगोलिक स्थिति 3-4 तरह की है, अब भाषा का भी अंतर है, और इसमें बुंदेलखंड क्षेत्र ऐसा है जिसमें गुजारा भी नहीं होता अपना, वो प्रोडक्शन इतना भी नहीं होता कि वो किसी और को दे दे कुछ, और भाषा के आधार पे। और यहाँ जो पहले मायावती और मुलायम सिंह यादव खड़े हुए, जातिवादी जो राजनीति शुरू हुई, उस पर व्यक्तिगत लाभ की बात शुरू हुई। व्यक्तिगत लाभ इन्होंने पहुंचा के, पहले जैसे मायावती और मुलायम सिंह ने व्यक्तिगत लाभ की बात करी, किसी को साइकिल दे रहे हैं, किसी को मोबाइल दे रहे हैं, किसी को लैपटॉप दे रहे हैं। ये व्यक्तिगत लाभ की राजनीति जब से चली, तो जब से लोगों ने सोचना बंद कर दिया और देश प्रदेश के लिए तो कोई सोच नहीं रहा, केवल अपने लिए सोच रहे हैं। हालांकि अगर यही स्थिति रही तो 10 साल 20 साल बाद तो आपा ही बचाना भारी हो जाएगा। इन लोगों को इतना तो अंदाज है नहीं। हम जो सोच रहे हैं, जो पश्चिमी यूपी का मामला था वो सब बीजेपी की डोली में चला गया। अब पता नहीं जयंत की क्या मजबूरी थी, कहीं से फांस लिया था या नहीं, कहीं भी जाए, देखो जाने की एक भावुकता हो सकती है, लेकिन अब रुक नहीं रहा, इसकी बात कर रहा हूँ मैं। हम क्या कर रहे हैं? बंधा तो नहीं है, मौका मिले तो हट जाए। जब मौका मिले, समझ में आ गया ना 11 साल में, पहले तो हम चले गए गलती से। मिलने का जो तरीका था वो गलत है। तो उसमें 20 पार्टियां हैं, 15 पार्टियां तो हैं उसमें भी एनडीए में,
उस तरीके से मिलता, जिस जो तरीका इसका पार्टी हुआ है जीत हो जाए तो क्या हुआ, आपको देला ही नहीं मिल रहा यूपी में मंदिर के आगे, तो मैं यही तो कह रहा हूं कि ये बात क्यों नहीं आ रही है तो भाई। गुजरात को और यूपी को कंपेयर तो करोगे ना कहीं बैठ के। मैं थोड़ी सी बात कहना चाहता हूँ। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसी भी बिरादरी का बड़ा नेता कोई है ही नहीं, बड़ा नेता न ठाकुरों में है, न पंडितों में है, न जाटों में है, न और किसी बिरादरी में है। पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कोई बड़ा नेता नहीं है जिसकी आवाज सुनी जाती थी या पहले रहे हैं। ऐसा नहीं है, हर दौर में हर पार्टी में रहे, चाहे कोई भी रहा हो, किसी भी बिरादरी का रहा हो। लेकिन आज बिल्कुल सत्यानाश है, उसमें छोटी कैटेगरी में ये जयंत आता था। ये जयंत के उधर मिल जाने से बहुत कुछ नुकसान हुआ है। दोबारा विश्वास अर्जित करना बड़ा मुश्किल है। जो वोटर इसका है वो आधा तो इधर है, आधा बीजेपी में है। तो आज अब भी बीजेपी वाले कब धनखड़ बना दे इसे ये तो पता नहीं, लेकिन वो अगर बीजेपी में रहेगा तो वही वोट उस पर रह जाएगा। इतना घाटा ना नफा, अपना गुजारा कर रहा, मंत्री बन गया। लेकिन एक आवाज थी नहीं जैसे डीपी सिंह जी, आप कभी 5 घंटे का एक सेशन अपन ले लेते हैं यूपी में, कहीं बैठ जाते हैं बड़ौद वगैरह में, मैं कुछ नहीं हाँ करूंगा, मैं सिर्फ बिलों की एक लिस्ट आप लोगों को दूंगा कि ये बिल किसका, ये बिल किसका, यानी कानून बने ना, कानून के साथ पैसा गया, वहां एस्टेब्लिशमेंट खड़ा हुआ, यहाँ ढांचा खड़ा हुआ। जिस विकास को नाम पे आप वोट दे रहे हो, विकास हुआ कहाँ? ये बड़े सवाल है ना हमारे सामने। हमने एक बांध बनाया, जीएसटी में पैसा इकट्ठा किया, फिर एक पाइपलाइन में हमने डाल दिया पानी, ताकि कोई पानी पशु भी नहीं पीसे। उस पाइपलाइन सीधी गुजरात समुद्र तट और वहां ले जाके छोड़ दी, और बीच में हमें दगाई नहीं कि पानी किधर गया। ये जो स्थिति खड़ी हुई, उसके अंदर छोटी सी ट्रिब्यूटरी आपको दी जिसमें मंदिर काशीनाथ विश्वनाथ, एमपी वालों को वो दे दिया। ये जो सर्किट बन रहे थे ना, राम सर्किट और ब्रज सर्किट और सीता सर्किट, और ये सर्किट बन रहे थे, इसका मैं विकास देख रहा था, इनका बजट देख रहा था, तो मुझे बड़ा यूं अटपटे से लगा। मैंने कहा यार, ओवरऑल डेवलपमेंट का तो ह्यूमन इंडेक्स बढ़े, एजुकेशन का सिस्टम बढ़े, इस तरीके से डेवलपमेंट हो, एग्रीकल्चर बेसिक रिक्वायरमेंट के तहत तो इसका ढांचा बढ़े, वो नहीं हो पा रहा है। वो उधर ध्यान भी नहीं है। हमारे यहाँ जो उत्तर प्रदेश की जनता है वो इसमें खुश है। यहाँ मुसलमानों की संख्या है, वो लोग हम कोड़ा परेशान देखो, हो आपको गए। दोष नहीं देते हैं, वी आर आल्सो ऑन दैट प्लेटफॉर्म, हम भी उसी लाइन पे हैं। ठीक है, थोड़ा आपके इसलिए अपेक्षा करते हैं कि संख्या में ज्यादा हो और आप यूपी हरियाणा से थोड़े जुड़ो, और कोई झंडा चलेगा भैया, खेती बचानी है हमें, हम मुझे दूसरी मेरे बात कह रहे किसान हैं। बचाना, मुझे मैं नहीं पहले चाहिए उसका सेमी कंडक्टर, मुझे नहीं चाहिए ये सारी, ये आवाज उठे। मैं पहले ये बात बता दूं कि यूपी में क्यों उनसे नहीं मिल रहे। देखिए, उन्होंने ये तो कोशिश हर जगह कर रहे हैं। जो यहाँ करी है कोशिश, उन्होंने हरियाणा में भी करी है कोशिश। भाई यहाँ तो हिंदू मुस्लिम कर दी क्योंकि मुस्लिम काफी है, उसका फायदा इन्हें मिला। बस यहाँ के लोग तो मुसलमान की चूड़ी टाइट है, इस पे खुश है, वो कुछ मांगने नहीं जा रहा। देखो, अब यदि किसी के दिमाग में हिंदू मुस्लिम का कीड़ा भी यदि है ना, अब अपन समझ में आ गया मैटर कि वास्तविकताएं क्या है, कानून किसके फेवर में बने, धन कहाँ जा रहा है, लोग कौन से बढ़ रहे हैं, कौन से घट रहे हैं, खेती का क्या। अब तो बिल्कुल पिक्चर क्लियर है ना, तस्वीर आ गई, फिल्म देख ली हमने 11 साल में पूरा। अब इसमें यदि हम ये हिंदू मुस्लिम के बेका हुए, तो ऐसी पागल दुनिया का ऐसा माइंडसेट वाले लोग तो फिर मतलब ही नहीं रखते, वो तो भीड़ का इससे कोई मतलब ही नहीं, वो तो कोई लेना देना ही नहीं रहा ना। हाँ रूपचंद जी, आप हैंड रेज कर रहे थे, आप कुछ कहते हैं, फिर मैं धर्मेंद्र जी को ले लेता हूँ थोड़ा, और उसके बाद में सुवालाल जी के पास चलते हैं, पर लंबा नहीं खींचेंगे। टॉपिक वही लॉबी और गुजराती लॉबी और फंड और बजट की तरफ ही है, क्योंकि बिल तो पास हुए, वो इनके लिए हुए थे, बहुत सारे हुए हैं, ये क्या हुए, हर सेशन में हुए हैं। तो रूपचंद जी क्या कह रहे थे आप? रूपचंद जी, आपने हैंड रेज किया था, शायद यूं ही हो गया हो। हाँ, कुछ कहना चाह रहे? नहीं, मैं जो बात एडिशन करना चाहता हूँ कि ये जो अपनी हिंदी बेल्ट है जिसमें 6 स्टेटें हैं आजकल, वो तो हिंदी बेल्ट का अंडरस्टैंडिंग और पंजाब की अंडरस्टैंडिंग और जम्मू कश्मीर की अंडरस्टैंडिंग और बंगाल की अंडरस्टैंडिंग और साउथ वाली अंडरस्टैंडिंग टोटल डिफरेंट है आपस में। एक बात,
अभी भी ये हिंदी बेल्ट जो है ना, जब इस बात से प्रसूट करती है कि हमारी जाति का नेता कौन है। एक बात, क्या डेवलपमेंट एजेंडे पर फैसला होना चाहिए कि विकास की पद्धति क्या हो। यही वजह है कि हमको तो यूनिवर्सल फ्रेंचाइज मिला 50 में, शेड्यूल का हरिजनों को फ्रेंचाइज मिला है 31 में। 1935 के बाद जब उनको यूनिवर्सल फ्रेंचाइज, उनको वोट पाने का अधिकार मिल गया कि अम्बेडकर ने सोचा होगा कि हरिजनों को वोट पाने का अधिकार, इनके मेंबर आ जाएंगे लेजिस्लेचर में तो कुछ न कुछ अपना बंटवारा कर लेंगे। आज 90 साल होने के बाद भी हरिजन डिवाइडेड हैं पार्टीबाजी में, और हरिजनों का कॉमन एजेंडे पर सब मरे हुए हैं कि जहां पर मध्य प्रदेश में एक अपर कास्ट जो है वो हरिजन के या आदिवासी पता नहीं सिर पर पेशाब करता और एफआई दर्ज नहीं होती। 21वीं सदी में ये हाल है, इसका मतलब ये है कि हम जातिवाद के पीछे आकर के राजनीति का गर्क कर देंगे। सिर्फ एजेंडे पर आ जाओ कि विकास का एजेंडा हो क्या आपका, क्या आपके विकास के एजेंडे मुताबिक आपकी जाति का आदमी दूसरी जाति का आदमी चल रहा है तो उसके पीछे एजेंडे पर होना चाहिए। हमें जैसे स्कूल में पढ़ाई होती है, फिजिक्स है तो फिजिक्स है, केमिस्ट्री का पीरियड है तो केमिस्ट्री का लगता है, चलो इंग्लिश तो धर्मेंद्र जी को लाते हैं। धर्मेंद्र जी, इस एजेंडे पे लोगों को कैसे लाएं? लोगों की समझ इस लेवल पे नहीं है, माइंडसेट की पूरी लड़ाई है। वस्तु स्थिति इस तरह से खड़ी हो गई है कि लोग बात पकड़ ही नहीं पा रहे हैं कि वास्तविकता क्या है, देश कहाँ है, पैसा कहाँ है, विकास किसको कहते हैं, कैसे होना चाहिए, मेरे आने वाला बच्चा, मेरा पोता क्या करेगा, ये माइंडसेट ही नहीं बना। हम अपने आप में अपने आप को कह रहे हैं हम कर, अरे तुम क्या, तुम तो मरोगे, तुम तो चले गए। मैं जैसे 72 क्रॉस कर रहा हूँ लगभग जो है, तो हमारे लाइन ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए, बड़ा सवाल है हमारे सामने। देश का धन वहां जा रहा हो, कहीं जा रहा हो तो उसकी यूटिलिटी क्या। नो डाउट, मान लो वहां कुछ फायदा है, समुद्र तट पास में है भाई, चलो ले गए तो ले गए, वहां सारी चीजें आप जमा लो भाई करके। हम कैसे क्या करेंगे, तो फिर एग्रीकल्चर का क्या करोगे कि इसको चलो देखेंगे, इसके बाद में हम बना लेंगे एपीओ पेपीओ बना के, इनको कॉरिडोर बना दिए, हवाई जहाज बना दी, और फ्रंटियर से माल धड़ाधड़ पहुंच जाएगा। जो माल 24 घंटे में पहुंचता था वो 4 घंटे में पहुंचेगा। ये सारी व्यवस्थाएं हमने कर ली, सारा सिस्टम कर लिया, एक्सपोर्ट का कर लिया, सब कर लिया। ये जो ह्यूमन रिसोर्स है यूपी के अंदर, राजस्थान के अंदर बहुत बड़ा ह्यूमन रिसोर्स है, जिनके वोट से ये ढांचा खड़ा हुआ है, बिहार, यूपी, राजस्थान, ये उन लोगों के पर कैपिटा इनकम की धज्जियां उड़ी पड़ी है, उन लोगों की बहुत कुछ हालत खराब है, और विकास का मॉडल बिल्कुल एक दिशा में जाके खड़ा हो गया। विशेष तौर से इस गवर्नमेंट ने तो टोटल एक स्टेट ओरिएंटेड कर दिया, पूरा का पूरा स्टेट ओरिएंटेड कर दिया। पहले कॉर्पोरेट के था, जो भी जो ले जाते, जैसे मान लो टाटा को पसंद आ गया कि मैं वहां जाऊंगा उत्तराखंड में तो टाटा ले गया, लेकिन अब ये नहीं है, अब पूरा गुजरात ले गया। इसलिए मैंने गुजरात लॉबी लिखा। तो धर्मेंद्र जी। सर सभी को नमस्कार है। बहुत अच्छी चर्चा हुई, सबने अपनी तरफ से, क्योंकि सब बुद्धिजीवी हैं तो मेरे से तो सब सीनियर ही हैं, सबसे छोटा मैं ही हूँ। और मैं ज्यादा तो कुछ आज इतना बोलने के मेरे पास कुछ है नहीं। हाँ, ये जरूर कह सकते हैं कि अपने आप को पहचानो, अपनों को पहचानो, और अपनों के बीच में अपनी बात रखने के तरीके ढूंढो कि हम हमारे लोगों के बीच में बहाने ढूंढो बात करने के, हम कैसे उनको मोटिवेट कर सकते हैं या माइंडसेट चेंज कर सकते हैं, उसके तरीके ढूंढे जाए। बस मेरा यही कहना है। और सर चोटराम जी की एक बात थी, जो एक प्रसिद्ध डायलॉग है उनका, वो दोस्त और दुश्मन की पहचान वाला, बहुत गंभीर है वो, ठीक है ना। बाकी ये जो करना, देखो सर रियलिटी तो यही है, सबको पता है। यहाँ पे तो आप मेरे से ज्यादा सब बुद्धिजीवी हैं, आपको सबको पता है कि इनका लक्ष्य क्या है, तो हमें हर कदम उस हिसाब से ही उठाना पड़ेगा। धन्यवाद। हाँ, तो वीरेश जी आप लिखते रहते हैं, मैं आपके लेख पढ़ता भी हूँ। एक लेख इस पे बनाना कि हम जैसे यहाँ बात कर रहे हैं, इतनी खुली बात, मान लो आपका कोई बहन हो करे, लेकिन आप इन विश्लेषण करना इस 11 साल के पीरियड को, किस तरीके से पूरे हिंदुस्तान का धन
एक पर्टिकुलर लॉबिंग होकर के किस जगह सेटअप हुआ और क्या एक ढांचा बना, उसके अंदर एग्रीकल्चर खत्म हो गया। मुझे ये गम नहीं है, गुजरात मेरा खुद का देश का हिस्सा है, इस बात का मैं नहीं करता कि वहां चला, ईर्ष्यालु भाव नहीं मैं कह रहा हूं, लेकिन भाव ये हो रहा है कि मेरे यहाँ को खत्म करके और किसी और को पनपाओ या और व्यवस्था खड़ी करो या पश्चिमी जो सिस्टम है उसको खड़ा करो और फिर पश्चिम वाला आपको हटकाए कि मेरा माल ले, मेरा ये कर वो कर। इसका मतलब है कि हमने जो नींव के पत्थर थे उनको खत्म किया, एग्रीकल्चर का जो बेल्ट था उस बेल्ट को कोलैप्स किया और वो हमें बहुत नुकसानदायक है। यूपी को खत्म किया, बिहार को खत्म किया, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, ये जो बेल्ट है, छत्तीसगढ़, दिल्ली, चंडीगढ़, ये बेल्ट अपने आप में इस भारत के लिए बहुत जरूरी थी, मेरा अपना मानना है। आपको भी इन लेखों में ये बात झलकनी चाहिए। इतनी जरूरी है कि रोटी डाउनलोड नहीं होती, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ जाए चाहे कुछ ही आ जाए। रूपचंद जी ने जैसा कहा कि नाकों चने चबा दिए उन्होंने, जो तालिबानों ने, अमेरिका तो बड़ा है ना, ये अदनाशा यूक्रेन है उसने बंबू करके रख दिया इसको, अब ये मिलने बड़े नेता कुछ भी हो, इसका मतलब दुनिया तो कुछ और है, लेकिन हम उसको समझ नहीं पा रहे हैं, पकड़ नहीं पा रहे हैं, या हमारा जैसे धर्मेंद्र जी ने कहा कि हम अपने आदमी को कन्वेंस नहीं कर पा रहे। स्थिति यह है कि पश्चिमी यूपी कन्वेंस नहीं हो रही है हरियाणा से, पंजाब से, एक बिल्कुल लिंक हो जानी चाहिए यहाँ कि हमारा खेती अपना एजेंडा है, खेती हमारा एजेंडा है और हम इस बात के लिए एडामेंट हैं। इस बात के लिए तुम जो भी करते हो मुझे पूछो कि कौन सी व्यवस्था खड़ी होनी। अब ये व्यवस्था खत्म होती है तो 145 करोड़ की पॉपुलेशन मोहताज हो जाएगी पश्चिमी कंट्रीज के। आप जहाजें भर भर के माल लाओगे, अडानी जी सप्लाई देगा, पैकिंग होगी, 5 किलो का अनाज आपको मिलता रहेगा। ये आप किसी में मतलब कबूतर जब आंख मीच के बैठ जाए ना, बिल्ली नहीं खाएगी, तो ये तो बता दूंगा बिल्ली तो खाएगी, ये तो बिल्कुल क्लियर दिखता। जिस तरीके से खेती के ढांचे को कोलैप्स हो रहा है और जिस तरीके से वो दूसरा ढांचा खड़ा हो रहा है, वो खड़ा हो नहीं रहा क्यों, वो प्रतियोगिता में फंसा पड़ा है। वेस्टर्न में, चाइना में, इनके बीच में, फंड में पैसा ही नहीं। आप क्या सेमीकंडक्टर लगाओगे? वो रघुराम राजन ने कहा था कि भाई आप ताइवान और इनसे क्यों प्रतियोगिता कर रहे हो, सिंगापुर और इनसे। सेमीकंडक्टर होगा हमारा, जो होगा वर्चुअल दुनिया होगी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होगा, हम जो है स्किल इंडिया करेंगे, नो डाउट है। फर्स्ट प्रायोरिटी गोज टू योर एग्रीकल्चर सेक्टर। कोई योजना नहीं, किसी प्रकार का कोई ढांचा नहीं, कोई बजट नहीं, बाढ़ में पूरी जमीन बह गई तो बह गई, लोगों का खेत खराब हो गए तो हो गए, किसी प्रकार का कोई लेना देना नहीं। तो ये जो व्यवस्था ये खड़ी हुई है ना, उस व्यवस्थाओं के ऊपर आप लोगों के लेख आने चाहिए, दिशा आनी चाहिए और गांवों में ऐसा माहौल बनना चाहिए। यूपी का हम बार बार इसलिए नाम ले रहे हैं कि 80 सीटें हैं, आप तूफान खड़ा कर सकते। आपके ढांचे को हिलने के बाद में ये पूरा भारत हिलता है। क्या करे हरियाणा का 10 सीट वाला, क्या करे 13 सीट वाला आदमी, पंजाब वाला, हल्ले कर लो भले। देश के अंदर कानून थोड़े बदल, कानून यूपी बनाती, कितने लोग इनके साथ अटैच हो गए। तो ये बड़े सवाल बनते हैं। साउथ के बड़े हैं एजेंडे, जैसे तमिलनाडु बड़ा 48 सीट है तो वो लोग डीएमके वाले उसके कर रहे हैं, भाषा वाला जैसे विवाद बताया तो वो भी एक कारण है। ये कुछ बातें ऐसी है कि अपने आप को, इस देश को बचाने के लिए, एग्रीकल्चर के ढांचे को वापिस लाने के लिए या इस जनसंख्या को पालने के लिए कोई एक माइंडसेट की जरूरत है। वो माइंडसेट अभी बन नहीं पा रहा है, सिवाय विकास रेलवे कर रहा है, झंडी बता रहा है। क्यों बता रहा है झंडी भाई? तू क्या है झंडी में, तेरा क्या है? इसमें कौन बैठेगा? भूखे मरते आदमी क्या करेगा बताओ आप? बड़ा एक अजीब तरह से इनको बात करते हैं तो ये यूं लगते हैं कि ये पागल टाइप बातें कर रहे हैं। ऐसा नहीं है। एग्रीकल्चर इस देश का रीढ़ की हड्डी है, किसान इस देश के अंदर बहुत जरूरी है। डॉक्टर साहब कह दीजिए आप, आपके पास में बड़ी करंट बात होती है, फिर मैं सुवालाल जी को कहता हूँ, और कोई साथी कहना चाहे तो कर दे, फिर सुवालाल जी के पास। हाँ डॉक्टर साहब बोलिए। सभी साथियों को राम राम। अभी जो बात हुई थी कि अफगानिस्तान को अमेरिका संभाल नहीं पाया, तो अफगानिस्तान में एक तो हर आदमी के पास में हथियार है, नंबर 1, और नंबर 2 वहां पर लाइसेंस फ्री अफीम खेती होती है। तो दुनिया का 85% अफीम की सप्लाई अफगानिस्तान करता है और
उस देश की 35% जीडीपी अफीम की खेती से आती है। तो ये बहुत बड़े कारण है। अब हमारे यहाँ पर 120 टन कोडीन की जो हमारे यहाँ मांग है, अब हमारे यहाँ जो उत्पादन होता है उसे 20 टन कोडीन की उत्पादन होता है और 100 टन कोडीन की जरूरत और होती है, जिसका आयात बिल लगभग 20,000 करोड़ सालाना बनता है। अब यहाँ पर भी किसान पैदा करके सरकार को दे सकते हैं, लेकिन सरकार एक तो विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, इन तीनों के गठजोड़ ने बोल दिया कि पहले जो डोडा चूरा था वो डोडा चूरा ये डॉक्टर पर्ची पे लिख के देता था कि आपको डोडा चूरा पीने की जरूरत है, आपको सांस चल रही है, आपको खांसी जुकाम हो गया है। मतलब जिस अमृत दवा को इस गठजोड़ ने बोला कि ये जो डोडा चूरा है वो अवैध है, यानी न्यायपालिका ने बोला कि डोडा चूरा अवैध है। फिर इन्होंने क्या सिस्टम बनाया कि जो अब अफीम तो हो रही है, डोडा भी हो रहा है, तो इन्होंने कहा कि जो डोडा होता है उसको विभागीय निगरानी में नष्ट कराया जाए। यानी गाय अगर दूध देती है तो वो गोबर भी देगी। अब ये कह रहे हैं कि दूध तो आप पी लो, लेकिन ये गोबर है इसको नष्ट करो, आप खेत वेत में, मतलब ये हुआ कि डोडे चूरा को आप नष्ट कराओ। तो यहाँ अधिकारी लगे पड़े हैं, आबकारी विभाग का पूरा अमला लगता है इनके। एक काम करो आप, जितना भी हुआ एक काम करो, 20-20 किलो डोडा चूरा ले आओ और ये 20-20 हजार रुपए नगद ले आओ। यानी इनको पूरा पता है कि सिस्टम कैसे चलना है। और वो जो डोडा इकट्ठा करते हैं, कुछ एमएलए अपने यहाँ पर छूट दिलवा देते हैं और कोई कहते हैं इकट्ठा करो, उसको नष्ट कराएंगे। नष्ट कहाँ कराएंगे भाई? वो जो सीमेंट फैक्ट्री इसके जो ये क्लीनर, वो जो अग्नि जलाने का जो होता है उसमें डाल करके नष्ट कराएंगे। तो ऐसा कुछ होता नहीं है, वो अफसर अपने हिसाब से भिजवाते हैं। लेकिन कुल मिलाकर के जब इसकी जरूरत है, ये दवा के काम आ रहा है, सरकार अगर अपनी दुकान पे, गांव में अपनी कोई भी कंपनी वाला जाता है, दारू कंपनी वाला, के मेरे ये ब्रांड पास कर दो, तो सीएम उसको ठीक है डॉक्टर साहब, आपकी बात आ गई। आपको मैं ये बता दूं, में उस ब्रांड की दारू बिकवाता हाँ, है। तो ये मैं डोडा चूरा और आपको अफीम बताऊं, बिकवाने आप में कभी समय मुद्रा, चलता है। जी। आप यूं करना, चित्तौड़ के 5-4 लोग मुंद्रा बंदर का जाना गुजरात में, जो अडानी का है, हाँ। वहां अफगानिस्तान से ये पूरा माल आता है, ठीक है ना। खेप के खेप आती है, वहां कोई मिलने वाला हो नहीं हो तो 1-2 मेरे मिलने वाले हैं, उनको मैं कहूंगा भी इनको थोड़ा बताना। स्थिति बड़ी, देखो पैसों के अंदर या इनमें कोई नहीं। आप अमेरिका के पास, इनके पास पैसे इतने हैं कि अपने कहीं नहीं टिकते। ये छोटी मोटी बातों के ऊपर अपने, हमारी लड़ाई बिल्कुल अलग माइंडसेट की है कि एक आदमी हमारी खेती को, चाहे डोडा चूरा हो, चाहे हमारा गन्ने से एथोलिन बना के हो, चाहे और किसी प्रकार से हो, ये कॉमर्शियल और इस लाइन में बढ़ रहा मामला, इंडस्ट्री की लाइन में वो सारा का सारा ढांचा जा रहा है। भोजन, शुद्ध भोजन पेट भरने के लिए चाहिए, उसके अंदर इनकी चिंता नहीं है। इनके अंदर क्या ऑस्ट्रेलिया बैठा है, यहाँ मैक्सिको से गेहूं आ जाएंगे, इनकी माइंडसेट की लड़ाई है ये इस माइंड को नहीं चाहते हैं, ये सिर्फ धन चाहते हैं, पैसा चाहते हैं। उसी लाइन पे सारा ढांचा खड़ा कर दिया। वहां तो आदमी नहीं है अमेरिका में, तो वो क्या करें? वो तो इसी तरह से कमाते हैं, कोई हथियार बना के कमाएगा, कोई ऐसे करेगा, इधर वाले कुछ बल्कि। तो ये एक मुद्दा एक ही है कि भाई ये हम लोग बीच के जो थोड़े से हैं, राजस्थान और ये हरियाणा, पंजाब और यूपी का जो वेस्टर्न पार्ट है, ये कुछ कंसोलिडेटेड वे से होकर के एग्रीकल्चर की बात को कुछ करे कि भैया ये हमें नहीं चाहिए तुम्हारी ये जो तुम है ना, ये रखो तुम्हारा ये विकास हमें ये थोड़ा सा ये करने दो। क्यों करने दो भैया? ये अनाज चाहिए, ये भी करने नहीं देना, क्लस्टर बना देना, कब्जे कर लेना। दक्षिणी भारत को कर लिया इन्होंने, केला, आम वगैरह वो सारे कब्जे कर लिए, फ्रूट कब्जे हो गए, वेजिटेबल कब्जे हो रहा है, पाइपलाइन में है, अनाज एपी और इन पे कब्जा हो रहा है, मल्टी स्टेट वगैरह इनसे करके पैक्स के मार्फत हो रहा है। ये सारा एक बार इनके पास आ जाएगा। इनकी मतलब जैसे तिजोरी में रुपए आए, वैसे अनाज आ जाएगा शैलो और गोदाम में। ये सारी चीजें तो चल रही है, एक जगह इकट्ठा होगा, फिर आपको थोड़ा थोड़ा दे देंगे, कम पड़ेंगे तो आप 5 किलो के हिसाब से करोगे तो 6 किलो दे देंगे। ये सारी स्थितियां क्लियर है, लेकिन हम अपने आप को सेल्फ डिपेंड होकर के उस व्यवस्था को सपोर्ट दे रहे हैं। सपोर्ट वोट से दिया जाता है, और वोट सबसे ज्यादा यूपी है, राजस्थान भी उसका हिस्सा है, 25 सीटें हैं, एमपी के भी हैं 40 है। दक्षिणी भारत के कुछ लोग संघर्ष कर रहे हैं, जैसे डीएमके कर रहा है, तमिलनाडु के मार्फत कर रहा है, इनकी नजर है। ममता कर रही है वहां टीएमसी के मार्फत।
कुछ ऐसे लोग वहां समुद्र तट पे होते हुए भी लड़ाई ये कर रहे हैं। नॉर्थ ईस्ट की तो सीटें मिला करके कोई 5-50 सीटें होंगी, उनका कोई लड़ना नहीं लड़ना कोई मायना नहीं रखता, इनकी एक सीट की है क्या परवाह करें, नहीं हो तो मणिपुर जैसे राष्ट्रपति शासन लगा दे। तो बड़ा एक एबनॉर्मलिटी आया है। हम टैक्स दे रहे हैं, पैसे दे रहे हैं, पैसे खा कोई रहा, मौज कोई कर रहा। आता है ना भाई, एक बेटा कमाता पैसा देता बाप को, और बाप कहीं ले जाके किसी और को दे। तो वहां पे बात तो आती है ना, व्यवस्था खड़ी होनी चाहिए ये कि भाई डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम क्या हो, कैसे हो। नो डाउट आयोग में ये है, जो 15वां-16वां वित्त आयोग जो है, इसके अंदर 41% होगा, 1% जम्मू कश्मीर को होगा, जनसंख्या भी उसका हिस्सा है, लेकिन उसमें कई तरह के क्ल्यू है, देते ही नहीं उनको, बंगाल को नहीं देते। तो ये व्यवस्थाएं कुछ ऐसी एबनॉर्मल हो गई कि हम इस डेमोक्रेसी को ढोए हुए खड़े हैं। कोई लेना देना नहीं हमारी इस डेमोक्रेसी से, हमें भूख में धकेले जा रहे हैं, हमारी खेती और किसानी जो है छीनी जा रही है, हम एक दिन मजदूर की कैटेगरी में आकर के इनके आगे पीछे घूमने की स्थिति में आ चुके हैं। तो ढांचा और दिशा और दशा जाती है ना, तो उसको देखा जाता है कि भाई ये कहाँ जा रहा है, ये पानी नदी जो नाला इस बांध में से गया है तो किसके खेत को सिंचेगा, ये सवाल बनते हैं हमारे सामने। इसलिए हम इन बातों को बार बार कहते हैं कि बड़ा जरूरी है। उसमें यूपी अहम, बिहार और यूपी बहुत बड़ी भूमिका निभा सकते हैं और बहुत कुछ इसमें बदलाव कर सकते हैं, इस ढांचे को बदल सकते हैं। ये हमारे हिस्सा है, एग्रीकल्चर बेल्ट है इनकी, इसलिए हम इनसे कई बार कहने की सोचते हैं कि भैया ये बात समझो, इसको आप आगे बढ़ाओ। तो रूपचंद जी आपने हैंड रेज किया था, क्या कुछ कहना चाह रहे हैं तो जोड़ दें आप। फिर मैं एक ही बात ऐड कर देता हूं अफगानिस्तान के बारे में कि वहां पर पोस्ट की खेती शुरू करवाई थी यूएसए ने, जब रशिया को भगाना था, अमेरिका हथियार दे रहा था, इनके पास पैसे नहीं थे, तो उन्होंने कहा कि तुम ये करो, ट्रांसपोर्टेशन हम करेंगे, बिक्री हम करवाएंगे, पैसे आपको आएंगे, आप उस पैसे से हमारी बार इंडस्ट्री को चला दो। अब उनके पास जो ठन में 98 वो पता नहीं करोड़ रुपया डॉलर उनका जो जब्त पड़ा है ना, अब वो कहते हैं उनको छोड़ो, आप बंद करते हैं। भाई जब तुम किसी के पैसे भी जब्त रखोगे और उनकी इकानमी को डबंक करोगे कि तुम्हारे स्वार्डिनेट बन जाएं, तो पोस्ट तो लगेगा वहां पर। और हथियार वो बनाते हैं, वो अपने सब वहां से कोई लेकर के चुरा करके उसका सब डुप्लीकेट बना लेते हैं वो, और चलाते हैं, कहते हैं हम चलाएंगे बगैर लाइसेंस के, क्योंकि तुमने बनाना है कि हमारे पास एक AK-47 है, उन्होंने बना रखी है उन्होंने। तो कहने का मतलब ये है कि जहाँ लोग बगावत पे उतर आए, उसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। जाने की बात ये है। चलो अब सुवालाल जी आप कह दें और समअप आप करेंगे डीपी सिंह जी साहब, क्योंकि यूपी को मैंने बहुत बार कहा है, इसलिए समअप आप करेंगे और टिप्पणी सुवालाल जी आपकी टिप्पणी आ जाए, फिर वाइंड अप डीपी सिंह जी और वीरेश जी दोनों मिलके इसको क्लोज अप करेंगे इस सेशन को। सुवालाल जी। हाँ, हेलो, थैंक यू, धन्यवाद सभी को। देखिए, जो आपने आज गूगल मीट के जो टॉपिक्स रखे हैं 3-4, देखिए मैं अभी लास्ट वीक तो ट्रेवल कर रहा था और इसलिए मेरे को उस तरीके से रीड नहीं कर पाया। दूसरा यह है कि जो भी दिल्ली में हो रहा है और दिल्ली के आसपास हो रहा है, कुल मिला के यही है कि दिल्ली के आसपास से, चाहे वो पंजाब हो, हरियाणा हो, राजस्थान ईस्टर्न हो या वेस्टर्न यूपी हो, इनका मकसद यही है सरकार का कि जो इनके बिजनेस घराने उद्योगपति है उनको ये जमीन देना है, और यही बची है जहाँ पानी भी है और फर्टाइल भी है और दिल्ली से नजदीक है। और इस वजह से ये जो प्रोजेक्ट है लैंड एक्विजिशन के, फॉरेस्ट के हो, सरिस्का हो, और ऐसे ये सब इसी लाइन से ही दिख रहे हैं। हमको समझना होगा कि इनका मकसद है यहाँ की जो संसाधन है जमीन, उसको अपने नियंत्रण में लेना है, जितना कोशिश है ये ले रहे हैं। और वजह यही है कि वे ये एक सेफ जोन बनाना चाहते हैं इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए, इनके बिजनेस लोगों के लिए दिल्ली के पास।
इसलिए ये सब कुछ ऐसा कर रहे हैं। और अब हम ही जानते हैं कि दिल्ली के चारों ओर तो किसान ही है, और खुद दिल्ली भी किसानों की ही गांव और जमीन पर बसी हुई है। तो अब सब पर तो यही करेंगे जो किसान समुदाय है दिल्ली के चारों ओर। अब इसका होना क्या चाहिए कि एक तो राजनीतिक दबाव बनाए जो जनप्रतिनिधि है, किसान समुदाय को एक तरीके से गैर राजनीतिक दल होके और एक जनप्रतिनिधियों के साथ इनको अपना कोई बातचीत या ऐसा रखना होगा। दूसरा है कि जनप्रतिनिधि क्षेत्र विशेष, जाति विशेष और ऐसा वैसा जो भी इनकी सींग टांग अड़ती है वो हटाए और एक मंच पर एक साथ होके ये अपने अधिकार, अपने संसाधनों को बचाए, ये हो सकता है। और एक दूसरा है कि जो भी लोकतंत्र विरोधी या संविधान विरोधी जो भी सरकार का कदम पहल होती है, कानून के रूप में हो या कोई योजना के रूप में या कोई और राजनीतिक हथकंडे के रूप में, तो इन सब का किसान समुदायों को तुरंत संगठन जो है उनको एक बयान देना चाहिए और विरोध करना चाहिए। ये भी है कि साथ जुड़े। तो अब अकेली लड़ाई ना तो किसान लड़ सकते हैं दिल्ली के आसपास के, और ना ही जो राजनीतिक ताकतें हैं जो विपक्ष में हैं वो भी अकेला नहीं लड़ सकता है, क्योंकि बहुत गैप करवा दिया गया, विभाजन करवा दिया गया है। तो पहले तो गैप और विभाजन को कम करे किसान संगठन जो दिल्ली के चारों ओर है, और राजनीतिक दलों के साथ जो लाइक माइंडेड या विपक्ष के हैं उनके साथ एक सहयोग रखे। और दूसरा ये है कि लोकतांत्रिक जो संगठन है संविधान के पक्ष में उनका भी साथ दे और अपने मतभेद मिटा के और मिल के काम करे तो सरकार पर दबाव बनाया जा सकता है। बाकी ऐसा कोई उपाय मेरे को तो लग नहीं रहा है कि ऐसा कुछ होने वाला है। थैंक यू। तो डीपी सिंह जी, अब गेंद अपन लोगों के पाले में ही है। नीमराना अलवर इंडस्ट्रियल हब बना हुआ है राजस्थान का, तो हरियाणा का गुड़गांव पूरा दिल्ली को गिफ्ट हो ही चुका है। उधर आपका भी गाजियाबाद और मेरठ तक सारी कुछ आ चुका है दिल्ली के इसमें। और इन सारी परिस्थितियों के अंदर जो है कोई आम जन को उससे कोई लेना देना नहीं है। इंडस्ट्री लगेगी, ऑफिस बनेंगे, क्योंकि दिल्ली बनाने ऑफिस इनको जरूरी होते हैं, बड़े बड़े ऑफिस बने खोल करके माल सप्लाई वहां होगा। एक लॉबी है पूरी की पूरी, जो लॉबी यहाँ से आपको लेके जाएगी, आपको अलग एक जुनूना पकड़ा के और आपको दे दिया भाई ये करो काटो। तो इन सारी परिस्थितियों में आपका क्या सुझाव है? मान साहब आप कुछ कहना चाह रहे हैं, कहते हैं, फिर मैं डीपी सिंह जी और इनको वीरेश जी को समाप्त करवा देता हूँ। 7-2-9 मिनट धन्यवाद। है बस बाकी। एक मिनट लूंगा मैं आपसे। मैं ये कह रहा था कि जैसे ये नया एक्ट आया है इनकम टैक्स का, इसमें कोई इन्होंने बदलाव नहीं किया। 61 वाले को थोड़ी धाराएं कम करके सरलीकरण भाषा में लिख के वही किया। बाकी चेंजेस तो अपने जो टैक्स का एक्ट बनता है, फरवरी बजट पास होता है और सर्कुलर इश्यू होते रहते हैं, उन्हीं को संग्रहण किया है। एक तरह से थोड़ी किताब बड़ी थी, मोटी एक्ट था, वो कई भागों में था, कई धाराएं थी, उसको कम कर दिया। बाकी मेन जो हमें मुद्दा उठाना चाहिए वो ये उठाना चाहिए कि जो डायरेक्ट टैक्स है अपना इनकम टैक्स, वो उसकी रेट तो अपने 40% पड़ती है। 30% तो मैक्सिमम है ही, वो 15 लाख से ऊपर आपके होते हैं 30% टैक्स लगेगा। तो उसमें सुधार ये करिए, जैसे कॉर्पोरेट टैक्स है वो धारा 115 BA में 25% है और धारा 115 P है वो 22% है। उसमें भी कुछ एग्जेम्पशन मिलते हैं। कई जगह जो छोटी कंपनियां उनमें 15% तो आपको मैक्सिमम जैसे टैक्स देना ही देना है, तो उनका टैक्स जो है इंडिविजुअल से कम पड़ता है। जो बड़े बड़े फैक्ट्री जितनी बड़ी होगी उनका टर्नओवर जितना बढ़ेगा उतना टैक्स मिलता है। वो हालांकि टैक्स वो करोड़ों में देते हैं, लेकिन उनकी इनकम भी तो कई करोड़ों में अरबों में है। तो अपनी इंडिविजुअल की तो 12 लाख पे छूट दे दी उन्होंने, खुश कर दिया, बड़े वाई लूट ली कि आपके 12 लाख और 75,000 उसमें डिडक्शन दे दिया, उसके बाद टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन जो बड़े कारोबारी हैं वो करोड़ों अरबों रुपए में कमा रहे हैं, यदि वो 50% भी देते हैं तो क्या है, उनको तो 22% लेते हैं। तो हमें ये मुद्दा उठाना चाहिए कि उनको आप 22% का दोबारा वो करो। जैसे फॉरेन कंपनियों का पहले 40% था,
2 साल से इन्होंने उसका 30% कर दिया, 35% कर दिया, तो उनका हर साल घटाते जा रहे हैं ये कॉर्पोरेट का और इनकम टैक्स का। बिल्कुल, इसका ये तो मान ये साहब थोड़ा इन्होंने किया कि ट्रिंकल डाउन थ्योरी है, इनके पास धन आएगा तो गरीब के पास भी जाएगा, इसलिए इनका टैक्स कम करो। ये तो इन्होंने पहले राउंड में संसद में कह दिया। हाँ, लेकिन ये कोई लागू नहीं ट्रिकल होती डाउन इसका थ्योरी तो। है, इनके पास आएगा हाँ, धन तो नीचे बिल्कुल। लोगों के बाकी पास धन जाएगा। हाँ, इन्होंने बाकी इस प्लास्टिक पे की लेयर लगा दी, धन अपने पास संग्रहित बिल्कुल। कर लिया। तो ये बाकी तो एक ऑपोजिशन को तो बोल उनको पास कर दिया बिल्कुल, तो वैसे ही कुछ पूछा ही नहीं, उनकी रिकमेंडेशन मांगी इन्होंने। हाँ, तो वो वो तो तो जो देखो आई वो सारा कमेटी जो कर फंडामेंटल दिया, तो जो कमेटी जो लोग कर दिया वो करते हैं फाइनल मान ना, लिया वो इन्होंने। सब तो फंडामेंटल कमेटी के लिए। बीजेपी की थे वो। बिल्कुल ठीक है सर, थैंक यू। हाँ, डीपी सिंह जी साहब, अब आप ये बताइए कि हम एक कौन सी दिशा में, जैसे पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी के मायने क्या। एक मैं भी झंडा लेके चलता हूँ, सामाजिक सहकार के तौर पे हम कुछ ऐसा एग्रीकल्चर का पैरेलली ढांचा बना लें, ये एफपीओ वगैरह के इनके तहत भी करें कि कुछ करें, और वो यूपी से करें तो ज्यादा बेहतर हो। यूपी में भी मेरिट की जो बेल्ट है, आप लोग जहाँ रह रहे हो उसके हिसाब से करें। विदेश जी वगैरह अपनी कलम की धार से कुछ ऐसी बातें लिखे, तो आप एक प्लान बनाओ। आप अच्छे मैंने हैं, इवेंट मैनेजर भी है कि मेरिट की कराई थी, तो हम चाह रहे हैं कि भाई एक ऐसी बढ़िया सी एक हम 5 दिन की सेमिनार टाइप की रखें, लोग आए अपने व्यू पॉइंट रखें, हम रिकॉर्ड करें। इसमें तो आप क्या सोचते हैं, 2-3 मिनट में अपनी टिप्पणी को, जैसे सुवालाल जी ने कहा भाई इनको एक मंच पे लाने की बात सोचे हैं, इनको कहें भाई देखो यहाँ लुटिया डूब चुकी है, अब तुम क्यों बिना मतलब किए हैकड़ी लिए घूम रहे हो, बहुत कुछ मामला गड़बड़ा गया है, पैसा इधर चला गया, ये सारा ढांचा कोलैप्स हो चुका है। तो इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं डीपी सिंह? जहां तक आपकी बात है, जितनी बुद्धिमानी की और जितनी विकास की और देश हित की, समाज हित की बातें आप करते हैं, इसका 1% भी लोग जानते नहीं है। तो मैं भी करा दूंगा, 1-2 इवेंट करा दूंगा, ज्यादा से ज्यादा लोग इकट्ठा करके, जिसमें कम से कम आप शुरू से लेके दोपहर तक आप बोले, लंच के बाद बाकी लोग बोल रहे, जो कुछ कहना हो ना वो कहे, क्योंकि आपको अपनी बात कहने के लिए कम से कम 3 घंटे चाहिए। इससे कम में आपकी बात नहीं समझ में आएगी लोगों को। और हम साधन विहीन लोग हैं, कितना कर सकते हैं, इसमें और लोग जुड़े और लोग भी ऐसा प्रयास करें तो शायद ये गाड़ी और आगे चल सकती है। जहां तक यूपी की बात है, यूपी धर्म में बहुत ज्यादा लीन है। जो लोग धर्म में लीन नहीं है, वो अपने खाने कमाने में है। खाने कमाने में भी ये है कि जो खेती लोग हैं, खेती इतनी नुकसान की चीज बना दी इन्होंने कि उन्हें अपना पेट पालना मुश्किल हो रहा है, बाकी तो संघर्ष करने की स्थिति क्या है। और आगे स्थिति ये आने वाली है कि रोटी के ला लेना पड़ रहा है। जो चल रहा है, जो सरकार का भावना है या सरकार का कार्यक्रम है या सरकार की नीयत है, उसके हिसाब से तो मुझे ये लगता है। एक उदाहरण दिया था किसी सज्जन ने कि अफगानिस्तान, मैं ये मानता हूँ कि या तो संघर्ष या क्रांति या तो भूखे लोग करते हैं या बहुत संपन्न लोग कराते हैं। यहाँ भूखे लोग तो है नहीं, रोटी तो खुद भी ना मिल रही हो तो भी 5 किलो सरकार दे देगी। और संपन्न लोग देश को लूट रहे हैं, तो उन्हें जरूरत क्या, उनके खिलाफ तो हम क्या नहीं करेंगे। तो ऐसी स्थिति में कोई बड़ा काम करना तो बड़ा मुश्किल है। ये जितने लोग हैं सब पैसे वाले, पूंजीपति, व्यापारी इस वर्ग के जुड़े हुए हैं, वो लाभ भी उठा रहे हैं, उनका मुकाबला हम कर नहीं पाते। वो तो बचत कर रहे हैं और हम जीविका पालन कर रहे हैं। तो ये समझने की बात है। मेरा ख्याल तो ये है कि आपकी सलाह दुरुस्त है। पवार साहब जुड़े नहीं, वो भी हैं, उनको भी जोड़ करके एक अपन करेंगे, अच्छा सा एक सम्मेलन करेंगे, उसमें बैठ के करेंगे कि ये दिशा यहाँ फिक्स हो चुकी है। और जो भी ये कलम लिए घूम रहे हैं विदेश जी जैसे लोग हैं, इनको भी हम कहेंगे कि भाई आप जो है वो
कंपैरेटिवली हम ये भेद नहीं करना चाहते, हम नहीं चाहते, वो भी जरूरी है, एक गाड़ी के दो चक्के होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो कि एक चक्का बिल्कुल ही यूं ही करके आप चलाओ ही नहीं साहब, ऐसा नहीं चल जाएगा, ऐसा नहीं चलती गाड़ी। हम क्योंकि हमारा पॉपुलेशन फिक्स्ड एरिया है, 145 करोड़ लोग हैं, इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं देना और कोई मतलब नहीं, उनकी रोजी रोटी का मतलब नहीं, ये आवाम बात खड़ा कर देना कि ऐसे वहां से ले आएंगे इधर दे देंगे, दाल बर्मा से आ जाएगी, थाईलैंड से आ जाएगी, मैक्सिको से, क्या ऐसे नहीं चलता। आपको इसको क्वांटम जंप दे करके, बूस्टिंग जंप दे करके इस खेती को लाना ही पड़ेगा। अब ये 10 साल बाद में आए तब तक ये खत्म ही हो जानी है, तब तक इनके कब्जे भी हो जाने हैं दिल्ली के चारों ओर, जैसा जवाहरलाल जी ने कहा कि ये सारे इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफिस और वो सारे बड़े बड़े टावर बन जाएंगे और फिर माल इधर से वहां ट्रांसपोर्ट होकर के जाएगा, तो खेती करोगे कहाँ? वो भी तो बता दो, जगह भी तो छोड़ दो। वो पुल वाला जो पंजाब वाला ने किया, अब यूपी में भी शुरू हो रहा है, आपके राजस्थान में भी हो रहा है, तो लड़ाई तो कॉमन हो गई। ये लड़ाई उसके एक लड़ाई और छेड़ देते हैं, तो मतलब हम इधर कोई काम करना शुरू करें उतने, क्योंकि भूख हो गई, जमीन इतनी खतरनाक भूख हो गई कि किसी भी तरह से झपटना चाहते हैं ये, और ये सोच नहीं पा रहे जमीन बहुत मायने की है। अब इसको कैसे बचाएं, कौन सा रास्ता चुने, कैसे बात चलाएं, किसको समझाएं, ये बड़े सवाल है। तो चलो हमारा टाइम हो गया पूरा, 1 मिनट सिर्फ शेष है, किसी की कोई बात हो तो 1 मिनट में अपनी कह देंगे, रिकॉर्ड कर रहे हैं तो लंबा हम खींचना चाहते हैं। हाँ धाकर साहब, फटाफट 1 मिनट में ही कह दो आप। अभी जो इंजन है वो 10% एथेनॉल भी नहीं जल पा रहा है, इन्होंने अब 20% कर दिया और अगली स्टेप इन्होंने बताया कि 27% एथेनॉल मिलाएंगे। हाँ, अभी 20% है, 27% एथोलिन आ रहा है। ये एथोलिन वीरेश जी भेजेंगे, वहां से गन्ना वन्ना हो रहा है, मक्का का बेल्ट है वहां पे, ये आएगा मक्का अमेरिका का, अमेरिका वाला मक्का देगा, वीरेश जी गन्ना देंगे, और गन्ना देने के बाद एथोलिन मिलेगा। मैं पेट्रोल पंप संभाल रहा हूँ, बड़ी बुरा हाल है, सारे डेंसिटी में फेल हो रहे हैं, ये सारे प्रोजेक्ट इंजन खराब हो रहे हैं, सारे इंजन खराब हो रहे हैं। 2023 के बाद में जो गाड़ियां हैं वो सारी गाड़ियां रिप्लेस हो गई तो है। और क्योंकि अभी जो गडकरी जी का बेटा एथोलिन का हेड। चलो ठीक है, बात आ गई सबकी। धन्यवाद आप सभी के आने के। अगले संडे फिर इसी किसी टॉपिक को लेकर के आपके बीच। थैंक यू।